ठीक है, लेट्स बिगिन नाउ। और जो पार्टिसिपेंट्स बाद में आए हैं, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई कैन फेमिलराइज नेम्स। देयर आर पीपल जिन्होंने मुझसे पास्ट में पढ़ा था, देयर आर पीपल जो अभी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आर देयर एनी वंस जो इंडस्ट्री से ज्वाइन कर रहे हैं, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हों या फर्म में काम करने वाले लोग हों? यू कैन टेल ओवर द माइक और यू कैन लेट मी नो ओवर द रेजिंग हैंड ऑप्शन एज वेल। Assalamu alaikum, sir. I'm from the industry, doing industry articles in one of the famous tracking companies in Pakistan. Okay, great, great. Anyone else? आपके माइक्स का ऑप्शन आपके पास है। वंस एंड फॉर ऑल, छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, यू कैन म्यूट योर माइक वेन एवर यू आर नॉट स्पीकिंग। इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग, आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। यू कैन कम अप विद द रिस्पांस। सो एनीवन एल्स फ्रॉम द इंडस्ट्री? अभी मुझे चैट पे किसी ने लिखा डेलॉइट से हैं, और भी लोग होंगे which have participated. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, I am from KPMG. KPMG, ठीक है, Yes. जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, ग्रुप पे हमने लिंक तो शेयर कर दिया था, बट स्टिल आई गेस कुछ लोगों को मिला नहीं है। लेट मी जस्ट रीशेयर द लिंक फॉर देम। ठीक है, कैसा जा रहा है आप लोगों का रमज़ान का एक्सपीरियंस अब तक? जो लोग काम कर रहे हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, बाकी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे। हाउ इज़ द एक्सपीरियंस सो फार? सर ऑनलाइन क्लासेस का सीन सही नहीं है। लाइक एक क्लासरूम एजुकेशन इज वे बेटर देन ऑनलाइन एजुकेशन। घर बैठ के सुबह सुबह फिजिकल 9 बजे उठो, क्लासरूम्स जो आर वे आपकी आंखें बेटर पहले देन, पूरी उस टाइम उठ के आप क्लासेस लो, नहीं समझ आता। मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। और जो लोग काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, उनकी क्या फीलिंग है? घर से काम करना ज़्यादा फीजिबल है या फिजिकल काम करना ही बेहतर था? डेली ट्रैफिक में होते हुए घर पे ऑफिस पहुंचना और फिर ऑफिस से रिलेटिवली चीजें वापस बहुत आना। ज्यादा डिफरेंट होने वाली हैं अब। मतलब एक दुनिया जो दिस इज द न्यू नॉर्मल दैट वी आर एंटरिंग, राइट? दिस इज द न्यू नॉर्मल। आप एक चीज यस देखें, इंडस्ट्रीज के कितने ओवरहेड्स बच गए हैं। अगर इफ पीपल आर नॉट विजिटिंग फर्म्स, तो सबसे बेसिक एक्सपेंडिचर वहां पर चाय का होता है। वो बेसिक एक्सपेंडिचर चाय का नहीं हो रहा। दूसरा बेसिक एक्सपेंडिचर होता है एयर कंडीशनर्स का, और जो इक्विपमेंट्स वगैरह आप ऑफिस में यूज कर रहे हैं उनका, वो खर्चा नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिसिटी का पूरा ओवरहेड बच रहा है, ठीक है। देन अगर इसी तरीके से हम अकाउंट फॉर करें इंडस्ट्री में दूसरे इस तरह के जो फैक्टर्स हैं, उन दूसरे फैक्टर्स के अंदर मेंटेनेंस आ जाती है, रूटीन एक्टिविटीज आ जाती है। मतलब जो बेयर मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपको कवर करनी है। अगर इंडस्ट्री में ये बात लोगों को समझ में आ जाती है, सो डू थिंक दे आर गोइंग टू सॉर्ट ऑफ नॉट अप्रिशिएट दिस थिंग? देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एजाइल। वेस्टर्न कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट जब पहले आया था वर्क फ्रॉम होम का, दिस कॉन्सेप्ट वाज टर्म्ड एज एजाइल। और एजाइल का जो टर्म था वो बड़ी बड़ी एमएनसीज ने एज एन लाइक ऑप्ट किया था, और देवर ऑफ द व्यू के हमें जो है वो एजाइल करना चाहिए और वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी देनी चाहिए। और इसी तरीके से जो है वो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दी भी अपने एम्प्लॉयज़ को, और एक ट्रेंड वहाँ पर सेट हो गया था वर्क फ्रॉम होम का। बट आहिस्ता आहिस्ता अब ये चीज़ ज़्यादा फोर्सफुली हम भी ऑप्ट कर रहे हैं, और एज लाइक हमारे ऊपर एक आयत हो चुकी है चीज़ की, यार अब चाहे या ना चाहे हमें जो है वो इसको ऑप्ट करना है। ऑडियो का अगर कुछ लोगों को इशू आ रहा है तो वो अपने एंड पर चेक करें, बिकॉज रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कैन आई बिलीव लिसन टू मी। सर फाद, मुझे कंफर्म कीजिएगा, इज माय ऑडियो क्लियर? Yes, Muzammil, your audio is perfect. Okay, okay. Audio, video on the screen can be seen. Screen जो मैंने share की है वो Yes, नजर आ रही screen है? visible है, audio भी okay है। There are a couple of people requesting कि आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, चैट का ऑप्शन जो है वो अब मैं डिसेबल कर रहा हूँ, सो दैट इन द मीनवाइल जहाँ पर इस तरह की कोई बात होगी आप माइक के ऊपर जो है वो कर सकते हैं। और अब हम फॉर्मली अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल सर फाद, आपसे बस मुझे इतनी कोऑपरेशन चाहिए होगी कि जो पार्टिसिपेंट्स वेटिंग रूम में आते जा रहे हैं आप उन्हें वन बाय वन अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है? ऑल राइट, सो वन ऑफ द पेंडेमिक दैट वी हैव सीन, बहुत बड़ा रिलेटिवली एक फैक्टर हमारे लिए, कभी भी नहीं सोचा था इस तरह की कोई चीज़ होगी। एंड वंस एंड फॉर ऑल 2019 के एंड में इसको स्ट्राइक करना, और फिर उसके बाद 2020 में एकदम से पूरी दुनिया के ऊपर ये सिचुएशन आ जाना, नो वन वुड हैव एवर थॉट अबाउट इट, राइट? एवर थॉट अबाउट इट। आप एक स्टूडेंट की लाइफ से लेकर एक इंडस्ट्रियलिस्ट तक सोचें, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक सोचें,
no one would have thought कि इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाएगी, except for that one book which was written in 1980s वाले किसी साल में और 1970s के साल में, which told के इस तरह का कोई पेंडेमिक, इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो 2020 में अराइज होगी. No one had this idea. सही है. Everyone is into this new normal now. हर कोई एक new normal जो है वो sort of enjoy कर रहा है, या यूं कह लो कि वर्ल्ड जो है वो रेनोवेशन के लिए क्लोज हुआ हुआ है, और कहने वाले कहते हैं ग्रैंड ओपनिंग सून वाला जो है फैक्टर है फॉर द होल वर्ल्ड, इंटायर वर्ल्ड. तो हम लोगों के लिए जो है बिल्कुल एक नया एलिमेंट है. वर्किंग फ्रॉम होम, टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा, अपने आप को एक नए एनवायरनमेंट में लेट्स से फोर्स करना, और उसके बाद अब अडेप्ट वाली सिचुएशन में आना. तो दिस इज न्यू नॉर्मल फॉर एवरीवन, राइट? इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जैसे कि हमें पता है कि यार क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे फाइल होते हैं. जून ईयर एंड के लिए अभी हमारी ऑडिटिंग जो है वो अप्रोच होगी. मार्च ईयर एंड पे जिनके क्लाइंट्स क्लोज हुए हैं वो रिलेटिवली अपनी रिपोर्टिंग प्रिपरेशन में होंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन वाले स्टेज में होंगे. जो दिसंबर ईयर एंड कर चुके हैं उनकी एनुअल रिपोर्ट्स बस फाइनलाइज होने वाले स्टेज में होंगी या हो चुकी होंगी. बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने जो है वो रिलेटिवली अपनी एनुअल रिपोर्ट्स को लेट्स से सबमिट कर दिया, बट देयर आर मेनी कंपनीज व्हिच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन एंड एनालाइजेशन के वो अपने दिसंबर ईयर एंड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करते वक्त किन किन चीज़ों को अकाउंट फॉर करें, व्हाट आर दोस फैक्टर्स व्हिच नीड टू बी अकाउंटेड फॉर इन टर्म्स ऑफ COVID-19 impact and the overall economic impact that this disease or the pandemic is having on our overall economy of not only Pakistan but all around the world, right? अच्छा जी, तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट है. इसके दरमियान बेस्ड ऑन एन आइडिया, एक स्टूडेंट ने बेसिकली कंट्रीब्यूट किया कि सर इस तरह का एक सेशन होना चाहिए, तो वहाँ से द आइडिया केम अप, देन आई sort of tried to refine that, और फिर हम इसके टाइटल तक पहुंचे, रिपोर्टिंग टेस्टेड पॉजिटिव. एंड हमने कहा यार ये वाकई एक नीड है कि लोगों को पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है. द ग्राउंड रियलिटी इज बिजनेस ड्राइव्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कुछ नहीं बताते, आपके बिजनेस की पूरी दास्तान बताते हैं, पूरा साल उसमें क्या हुआ है, राइट? सो अगर बिजनेस इफेक्ट होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेफिनेटली इफेक्ट होंगे. एंड आई नो कि इस तरह के पेंडेमिक में बिजनेसेस तो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं. अगर बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी लाजमी सी बात है उन्हीं इवेंट्स को और उन्हीं सिचुएशंस को रिफ्लेक्ट करेंगे जो रिफ्लेक्शन इस डिजीज की वजह से आई है हमारे पास. सो बिफोर बिगनिंग अ कपल ऑफ पीपल रेज्ड देयर हैंड्स. अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो बता सकते हैं. आई गेस शहजाद ने हैंड रेज किया था अपना, वरना फिर हम आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है जी. सो एक बेसिक नीड, एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट हमने एस्टैब्लिश किया कि व्हाई दिस सेशन वाज रिलेटिवली इंपॉर्टेंट, और इस सेशन की नीड क्यों पेश आई, वजह उसकी क्या बनी. तो वजह उसकी यही बनी कि बिजनेस के इम्पैक्ट के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भी वो इम्पैक्ट आना था. एंड इट्स कॉन्सेंट्रेटेड फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन दी फ्रेटर्निटी, चाहे वो इंडस्ट्री में प्रैक्टिस करने वाले लोग प्रिपेयर साइड पे हों, या वो रिलेटिवली ऑडिटिंग साइड पर फर्म्स का वो स्टाफ हो जो इन प्रिपेयर्ड रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे. दोनों के एंगल से मैंने इस प्रेजेंटेशन को कवर करने की कोशिश की है, राइट? देन इसके बाद वो स्टूडेंट्स जो राइट नाउ दे आर अटेम्प्टिंग टू सॉर्ट ऑफ अप्लाई फॉर दोज इंटरव्यूज, जिन इंटरव्यूज का भी फर्म्स कंडक्ट करेंगी या इंडस्ट्रीज कंडक्ट करेंगी, उनके इंटरव्यू प्रोसेस के लिए और उनके इनिशियल ऑडिट्स के लिए ये क्रूशियल डिस्कशन है. सॉर्ट ऑफ दे कैन एनालाइज के यार कौन कौन सी चीजें उन्हें पता होनी चाहिए थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस, एंड उन्हें पता होना चाहिए व्हेन दे आर अप टू देयर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स जो प्रोबेबली जून ईयर एंड का होगा. तो उस लिहाज से उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा जो फ्रेटर्निटी के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी नॉलेज के एतबार से और अपने रिलेटिवली स्किल के एतबार से अगर कोई चीज इस तरह की सीखना चाहें तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो दिस वाज द टारगेट ऑडियंस दैट वी वर केटरिंग टू बिफोर बिगिनिंग. या बिफोर बिगिनिंग विद द डिस्कशन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ. बेसिकली फॉर दोज ऑफ यू जो मुझे नहीं जानते, माई नेम इज मोहम्मद मुजम्मिल मुनाफ and I'm an associate chartered accountant, basically associated with ICAP. I qualified my papers in June 2017, and then my articles got completed in 2018 May. Then I served PwC as an assistant manager in their audit department. Then I had the opportunity to work for international employment at KPMG Riyadh. I was in Saudi Arabia. So for around a year I served as a senior associate over there. And then recently I got back to Pakistan and joined Unilever Pakistan Limited as assistant manager in the supply chain finance department. So अगर आप एक academic journey देखें तो relatively the academic journey is obviously ICAP की तरफ से academic journey govern हुई, drive हुई. And उससे पहले मेरा ताल्लुक Aga Khan Higher Secondary School से था, from where I did my HSSC and Aga Khan University Examination Board जहाँ से SSC part मैंने clear किया. So after serving my articles at PwC, उसके बाद KPMG and then now with Unilever, मैं तकरीबन 3-4 साल से as permanent faculty, visiting faculty भी तबानीज़ में सर्व करता रहा हूँ.
एंड राइट नाउ ऑल्सो मैं वहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके साथ साथ ऑडिटिंग का एक कोर्स टेकअप करता हूँ, को टीच करता हूँ. एंड माई टीचिंग एक्सपीरियंस है सो फार चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फ्रेटर्निटी में इट्स बीन 4 years. And other than that, it's been around 10 years that I'm associated with this field as well. If I talk about my interest, the biggest of the interest, the reason for which you guys are being here is the public speaking, basically the activity. I have been serving as the certified trainer as well. मैं PwC की instruction skills course को का certificate hold करता था. I used to conduct trainings there as well. And उसके साथ साथ जो है वो public speaking, teaching इन सारी चीज़ों में, किताबों वगैरह में काफ़ी मेरा interest रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे ही वक्त मिलता है, थोड़ा भी अगर वक्त मिलता है, पॉसिबिलिटी मिलती है, तो आई लव टू हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स एज वेल. ठीक है, सो दिस वाज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन. थैंक्स फॉर बेयरिंग विद मी. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को. सो आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, दैट इज बेसिकली टेलिंग यू कि इस ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से, विच इज द थिंग, जो जीडीपी है वो कितनी बुरी तरीके से हिट हुआ है ऑफ ऑल द सुपर पावर्स और ऑफ ऑल द से बिग कंट्रीज जो दुनिया के अंदर ऑपरेट करते हैं और जो ग्लोबल इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं. राइट फ्रॉम रशिया, इंडोनेशिया, जर्मनी, ब्राजील, जापान, चाइना, यूएस, वी आर सीइंग अ कंप्लीट डिक्लाइनिंग फैक्टर इन देयर ग्लोबल जीडीपी. आप उनकी जीडीपी का अगर रेशो देखें तो 480 बेसिस पॉइंट से रशिया की इकोनॉमी डाउन हो रही है, ऑल द वे डाउन टू यूएस 240 बेसिस पॉइंट से उनकी जीडीपी डाउन हो रही है. सिनेरियो बेसिस पर अगर आप इसे इवैल्यूएट करें तो कोई ऐसा कंट्री दुनिया में इस वक्त नहीं है जिसने इस तरह की चीज जो है मॉनिटर ना की हो. इसका एक छोटा सा रीजन डिस्कस करते हैं, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं. देखिए 2008 में जो रिसेशन आया था, 2008 के रिसेशन का जो बड़ा फैक्टर था वो ये था कि बहुत सारा पैसा ऐसा था जो डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू फाइनेंशियली हेज किया गया था, फाइनेंशियली मैनेज किया गया था. बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी जो लोन्स पर मोर्गेज हुई हुई थी, जो इंस्टॉलमेंट्स पर गिवन थी, और लोग उन इंस्टॉलमेंट्स को और उन चीजों को पूरा नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की प्राइसेस के ऊपर एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था. ठीक है, इसके साथ साथ और भी डेरिवेटिव्स मार्केट क्रैश हुई थी, शेयर मार्केट्स क्रैश हुई थी. सारी दुनिया ने ऑलमोस्ट इसको एक्सपीरियंस किया था, पर्टिकुलरली यूएस ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया था. सो दिस वाज द ओवरऑल आइडिया इन 2008. लेकिन 2008 के अंदर अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि इंसान घर से बाहर निकल रहा था, प्रोडक्शन हो रही थी, इंडस्ट्री चल रही थी, सर्विसेज दी जा रही थी. जो आपका एक्चुअल मनी का कॉन्सेप्ट होता है, जो आपकी रियल वेल्थ होती है, जो आपकी एसेट्स होते हैं, कमोडिटीज होती हैं, कमोडिटीज वर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, एसेट्स वर बीइंग क्रिएटेड, वेल्थ वाज बीइंग क्रिएटेड. वो चीजें अपनी जगह पर चल नहीं थी. सिर्फ आपकी जो चीज डाउनफॉल हुआ था वो करेंसी मार्केट्स में हुआ था, डेरिवेटिव मार्केट्स में हुआ था जो रिसेशन के अंदर आया था, और प्रॉपर्टी की मार्केट्स में हुआ था. इस दफा 2020 में जो पोजीशन देखी जा रही है उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि एक ह्यूमन जो इस दुनिया का सेंटर है उसको ही दूसरे ह्यूमन से डर लगने लगा है. इसकी वजह से आपकी इंडस्ट्रीज इंपैक्ट हो रही हैं, आपकी जो रियल वेल्थ है वो इंपैक्ट हो रही है. बेसिकली खाने के थ्रू जो एनर्जी आप कंज्यूम करते हैं वो एनर्जी यूटिलाइज होती है, कमोडिटीज को क्रिएट करने में वो एनर्जी वहां यूटिलाइज नहीं हो रही. दैट एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड. ये सबसे बड़ा अलार्मिंग फैक्टर है. इतना बड़ा अलार्मिंग फैक्टर 2008 में नहीं था. ह्यूमंस वर वर्किंग, ले ऑफ्स थे, मैं मानता हूं इंडस्ट्रीज इंपैक्ट हुई थी, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स आए थे, इंडस्ट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट मार्केट्स थी वो बुरी तरीके से क्रैश हुई थी, लेकिन आपका लेबर निकल रहा था, आपका डेली वेजर निकल रहा था, आपके काम उस एतबार से हो रहे थे. These things वर बीइंग डन. वो चीज अपनी जगह पर अकाउंट फॉर चल रही थी. 2020 का सबसे बड़ा मसला ये है कि ह्यूमन बीइंग ही नहीं पहुंच सकता, आप रियल वेल्थ कमोडिटीज की क्रिएट नहीं कर सकते. तो कैसे मुमकिन है कि जीडीपी पे इंपैक्ट नहीं आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे इंपैक्ट नहीं आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इंपैक्ट ओवरऑल दुनिया की हर बड़ी इकोनॉमी में देखा जा रहा है, और इसकी वजह से अगर बड़ी इकोनॉमीज में हो रहा है तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इसमें से कोप करना ऑब्वियसली एक बहुत ज्यादा कोई आसान बात रिलेटिवली नहीं है. ठीक है जी, बात को हम आगे बढ़ाते हैं. एंड कमिंग ऑन टू इम्पैक्ट, जहां पर हम बात करते हैं कि यार ये जो पेंडेमिक की वजह से इश्यूज हुए हैं, थोड़ा बहुत मैं इश्यूज को हाईलाइट करूं, कौन कौन से इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं. बेसिकली जो इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं उसके अंदर ये है कि वी आर ऑब्जर्विंग लॉकडाउन्स, we are observing decline in demands of certain products, and we are observing upward revision in demand of essential products. जो essential products हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, खासतौर पे होम हाइजीन, होम केयर प्रोडक्ट्स, जहाँ पे घर की केयरिंग आती है, हाइजीन आता है, इस तरह के मुख्तलिफ एक्टिविटीज आती हैं जिसमें आप सफाई को और हाइजीन को मेंटेन करते हैं, इनकी डिमांड ऊपर जा रही है. एसेंशियल प्रोडक्ट्स की डिमांड ऊपर जा रही है. एंड टू माई सरप्राइज व्हेन आई ऑब्जर्व्ड, इस तरह के जो स्नैक्स और नूडल्स होते हैं इनकी डिमांड बहुत ऊपर जा रही है, बिकॉज पीपल आर स्टेइंग एट होम, घरों पे स्टे कर रहे हैं, रूटीन इस तरीके से हो गया है कि रात में जाग रहे हैं, सुबह थोड़ा सा लेट उठने वाला मामला हो गया है,
और ट्रैवलिंग वाला फैक्टर नहीं है जब वो घर पे हैं, तो ये स्नैक्स और नूडल्स और इस तरह की जो चीजें हैं इनकी रिलेटिवली मार्केट के अंदर डिमांड में एक अपसर्ज देखा गया है, एक अपराइज देखा गया है और एक इंक्रीज देखने में आया। अब जाहिर है ये डिमांड जब गिरी है, प्रोडक्ट्स की डिमांड नीचे आई है, तो बहुत सारे इफेक्ट सामने आए हैं। कुछ इफेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं, फिर उसकी लाइट में हम हमारे असेसमेंट्स के ऊपर आएंगे जो मेजर IFRS और मेजर ऑडिट मेथोडोलॉजीज वगैरह पे कोई इंपैक्ट आ रहा है। मीनवाइल सर फहद, अगर कोई भी ऑडियो में, स्क्रीन में या वीडियो में इशू हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है जी। तो अगर हम देखते हैं कि इस तरह का कोई डिक्लाइन या इस तरीके की कोई इस तरह का कोई मामला होता है, इस तरीके की कोई चीज की आपकी सेल्स डिक्लाइन हो रही है, आपकी इंडस्ट्री बैडली इफेक्ट हो रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स इफेक्ट हो रही है, आपके शेयर मार्केट्स जो है वो क्रैश कर रही हैं, तो कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल चांसेस हैं, कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल इंपैक्ट्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देखे जा रहे हैं, या कौन कौन सी ऐसी पोटेंशियल चीजें हैं जो मैनेजमेंट की कंसिडरेशंस में आ रही हैं। सबसे पहला सवाल फॉर विच एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटिटीज हैं वो गोइंग कंसर्न किस तरीके से असेस करेंगे। लेटली देयर वाज दिस सर्वे, एक सर्वे अकाउंट पर हुआ था जिसके अकॉर्डिंग देन से मोर देन 40% ऑफ द स्टार्टअप्स, जो नए स्टार्टअप्स थे और रिलेटिवली जो नए बिजनेसेस थे, जो इमर्जिंग बिजनेसेस थे, उनको इन टर्म्स ऑफ बहुत ज्यादा लॉस हुआ है इन टर्म्स ऑफ द आइडिया कि वो अपनी गोइंग कंसर्न कैपेबिलिटी को कैसे इंश्योर करेंगे, वो ये कैसे इंश्योर करेंगे कि इस तरह की सिचुएशन में गोइंग फॉरवर्ड वो किस तरीके से अपने बिजनेस को लेकर चलते हैं। सो इसी लॉकडाउन, शटडाउन्स, डिक्लाइन इन डिमांड्स, इन्वेस्टमेंट मार्केट्स का क्रैश होना, ये 4, 5, 6 किस्म की जो चीजें हैं, इसमें कौन कौन से वो रेलेवेंट IFRS हैं या वो रेलेवेंट असेसमेंट्स हैं जहां पर मैनेजमेंट का फोकस होना चाहिए। लेट्स कम ऑन टू दैट। सबसे पहला इंपेयरमेंट की असेसमेंट, दैट इज द असेसमेंट ऑफ IAS 36। मशीनरीज लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई है, सेल्स में डिक्लाइन है, यूजेज कम है, प्रोडक्शन गिर चुकी है, प्रोडक्शन कैपेसिटीज गिर चुकी हैं, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं, रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा, आगे मशीनरी सस्पेंड हुई हुई है, ऑयल का एक ऑयल मार्केट का एक बुरी सूरत हाल हम देखने में हमारे सामने आ रही है। इंपेयरमेंट की असेसमेंट सबसे पहला। देन फेयर वैल्यूएशन, ज़ाहिर जो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके पास मॉनेटरी एसेट्स हैं, नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं, इनकी वैल्यू किस तरीके से डिटरमिन की जाए, इनकी मार्केट वैल्यू किस तरह से डिटरमिन की जाए। कल तक जिन वेरिएबल्स पे ये मार्केट वैल्यूज डिपेंड कर रही थी, आज वो वेरिएबल्स वैसे नहीं है। आज स्टोरीज हैव चेंज्ड, थिंग्स हैव चेंज्ड, जिसकी वजह से सिचुएशन ये हो गई है कि आप ये इतनी आराम से असेस नहीं कर सकते कि रिलेटिवली इन चीजों की फेयर वैल्यू होगी क्या। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट थिंग, ECL की असेसमेंट, जिन कस्टमर्स को मैं अपने गुड्स बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, क्या वो रिसीवेबल्स रिकवर हो पाएंगे, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। बास कस्टमर्स हैं जिनके साथ मुझे अपना बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन रखना है, मैं अपने उस बिजनेस रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए उन कस्टमर्स को छोड़ भी नहीं सकता, और वो कस्टमर्स ऐसी सिचुएशन में है कि वो मेरी पेमेंट टाइमली क्लियर कर भी नहीं सकते। क्या मुझे कुछ कंसेशंस देने होंगे, क्या मेरे रिसीवेबल्स की पोजीशन रिकवरेबल होगी, क्या मैं आगे उन रिसीवेबल्स को रिकवर कर पाऊंगा, दैट्स द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, आज जो लोन्स मैंने बैंक से लिए हुए थे, जो डेट मार्केट में मैंने पैसा उठाया हुआ था, डेट ऑब्टेन किया हुआ था, क्या उन डेट होल्डर्स को मैं पैसे दे पाऊंगा, या मुझे किसी डेट की रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, और डू आई वांट सम काइंड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इन द लोन कॉवेनेंट्स, लोन की कंडीशंस वगैरह, उसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रक्चरिंग में चाहता हूं या नहीं। जिन लोगों के लिए कॉवेनेंट्स या ब्रीच कोई नया टर्म है, उनके लिए मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हुआ चलूं कि जब आप किसी डेट होल्डर से लोन ऑब्टेन करते हैं तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट आपका माइक म्यूट हो गया। be done on time, उनका क्या इम्पैक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, दैट इज द फोर्थ थिंग। फिफ्थ, जिन कंपनीज की सेल्स में डिक्लाइन रहा है वो अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रहे हैं, वो पे कट्स कर रहे हैं। एमिरेट्स इज ऑब्जर्विंग पे कट्स, ऑडिट फर्म्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर ऑब्जर्विंग पे कट्स, इंडस्ट्रीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर ऑब्जर्विंग पे कट्स। कल मुझे कोई बता रहा था कि इवन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, होटलिंग वगैरह के अंदर ज़ाहिर टूरिज्म डेड हुआ है, ट्रैवलिंग डेड हुई है, मैसिव पे कट्स देखने में आए। हॉस्पिटल्स के अंदर जहां पे कोरोना की कस्टडी की वजह से नॉर्मल पेशेंट्स अप्रोच नहीं कर पा रहे और नॉर्मल पेशेंट्स की मूवमेंट नहीं हो पा रही है, वहां पर हॉस्पिटल के स्टाफ के पे कट्स भी हुए हैं। इसी तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, स्किन क्लिनजिंग, स्किन प्रोडक्ट्स, जो एक हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज किए जाते थे, अब ज़ाहिर लोग ऑफिस जा नहीं रहे तो उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा। ऐसी कंपनीज के अंदर हम पे कट्स देख रहे हैं, ले ऑफ्स देख रहे हैं, एम्प्लॉइज को निकाला जा रहा है, उनका क्या इम्पैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, अनदर क्वेश्चन। देन गोइंग कंसर्न असेसमेंट, हर छोटा बड़ा बिजनेस ये असेस कर रहा है कि क्या इस सिचुएशन में आर वी गोइंग टू सर्वाइव। बहुत बड़ा बिजनेस है, एक डिफरेंट बात है, छोटे बिजनेसेस हैं, मीडियम साइज बिजनेस है, देयर ऑलवेज थिंकिंग कि क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, इज दैट सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स इज पॉसिबल, और अगर हम सर्वाइव कर भी पाएंगे तो क्या अभी भी कोई ऐसा इवेंट बाकी है जिसकी वजह से हम ये कह सके कि साल तो सर्वाइवल नजर आता है, लेकिन शायद अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रही तो आगे जाके क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन
जिन इवेंट्स को आप नोटिस करते चले जा रहे हैं, जो डेली बेसिस पे होते चले जा रहे हैं, क्या वो एडजस्टिंग इवेंट्स हैं या वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं? अगर वो एडजस्टिंग इवेंट है तो उनका ट्रीटमेंट किस तरह करना है अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? और अगर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं तो फिर उन नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का डिस्क्लोजर किस हद तक देना है? कैसे डिटरमिन करना है कि डिस्क्लोजर देना चाहिए नहीं देना चाहिए? और अगर डिस्क्लोजर देना चाहिए तो उसकी कैपेबिलिटी क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, किस तरह से मैंने उसे डिस्क्लोज करना है? एंड देन ओवरऑल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के ये पेंडेमिक की वजह से व्हाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रेजेंटेड टू द मेंबर्स, चाहे वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो या वो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो या वो कोई इंटरिम क्लोजिंग हो, आपके डिस्क्लोजर्स की स्ट्रेंथ, आपके डिस्क्लोजर्स की लेंथ, कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कितने स्ट्रेंथ मतलब एक्सटेंड तक जाके आपको चीजों को डिस्क्लोज करना है। दीज आर द मेजर असेसमेंट्स जो हम सेगमेंट में कवर करेंगे। इसके बाद हम दूसरी आईएफआरएस की जो कंसीडरेशंस हैं दैट कम्स इनटू प्ले, आईएफआरएस 16, अगर कोई लीज रेंटल्स वगैरह में रिविजन्स आए उनको कैसे अकाउंट फॉर करना है। हम प्रोविजंस पर बात करेंगे कि आईएस 37 के कौन से वो प्रोविजंस हैं जिन्हें हमें कैटर करना होगा। फिर हम बात करेंगे रेवेन्यू के ऊपर कि वो कौन सी कंसीडरेशंस हैं, वेरिएबल और फिक्स कंसीडरेशंस, जहां पे हमने डिस्काउंट रिबेट्स वगैरह एस्टिमेट की हुई थी और अब उसके अंदर किसी किस्म के रिविजन की जरूरत है। फिर हम बात करेंगे एम्प्लॉई बेनिफिट्स के बारे में। जाहिर है एम्प्लॉई अगर ले ऑफ हुआ है, एम्प्लॉइज को अगर हमने निकाला है, तो एम्प्लॉई बेनिफिट्स की जो कैलकुलेशन में ओवरऑल बेसिस पर कर रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा रिवीजन देखा जाएगा, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एलिमेंट इस तरह से आएगा कि उन्हें रिवाइज करने की जरूरत पेश आएगी। तो वो एक एम्प्लॉई बेनिफिट्स वाला कंपोनेंट हम देखेंगे। एंड देन वो डेफर्ड टैक्स एसेट्स जो हमने रिकॉग्नाइज किए हुए थे ऑन द होप कि फ्यूचर में हमें प्रॉफिट्स होंगे तो हम इन डेफर्ड टैक्स एसेट को रियलाइज कर लेंगे। क्या वो रियलाइजेशन आज पॉसिबल है या नहीं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये हमारा आईएफआरएस का एक सेगमेंट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे ऑडिट मेथोडोलॉजी में फॉर ऑडिट प्रोफेशनल्स के उनके लिए कहां पर रिलेटिवली एक चेंज आएगा या कौन सा वो 80-20 वाला रूल है जो उन्हें अप्लाई करना है, कौन से वो 80% एरियाज हैं जो उन्हें कीनली फोकस करने हैं और अपना सारा का सारा कंसंट्रेशन उन्हें जो है वहां पर लगाना है। उनका 80% एफर्ट उन 20% एरियाज पर लग रहा होगा और रिमेनिंग 20% एफर्ट उस 80% एरियाज पर लग रहा होगा। सो आई करेक्ट माई सेल्फ, कौन से 20% एरियाज हैं जहां पर आपको अपना फोकस इंटेंस रखना है, इंटेंसिव रखना है, ताकि आप कोविड-19 इंपैक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रोप्रिएटली ऑडिट कर सकें। इसमें आपकी रिस्क असेसमेंट आ जाती है, इसमें उन रिस्क के लिए अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स की डिजाइनिंग आ जाती है, इसके अंदर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को रिव्यू करना आ जाता है, इसके अंदर गोइंग कंसर्न जो मैनेजमेंट ने असेस किया है उस असेसमेंट को वैलिडेट करना आ जाता है, इसके अंदर ग्रुप ऑडिट कंसिडरेशंस आ जाती हैं और इसके अंदर रिपोर्टिंग का क्राइटेरिया आ जाता है कि हमारी रिपोर्टिंग क्राइटेरिया के अंदर हमें कौन कौन सी ऐसी चीजों को कंसिडर करना है जिनकी कंसिडरेशन कोविड-19 इंपैक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है। राइट, ठीक है जी। तो ये हमारा एक बेसिक आउटलाइन हो गया विच वी आर गोइंग टू, जो हमारे एक डिजायर्ड आउटकम है थ्रू दिस सेशन बेसिकली। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी बात को आगे बढ़ाते हुए। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, इम्पेयरमेंट असेसमेंट। सिचुएशंस लॉकडाउन की है, ठीक है, सेल्स में डिक्लाइन है। इनिशियली मैंने प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर किया था और एक्वायर करने के बाद मैंने उन्हें जो है वो लेकर रखा हुआ है, आज वो मशीनरी खड़ी हुई है। पहली तो बात सबसे कंसिडर करने वाली ये है, आईएस 16 मुझे ये कहता है कि आइडल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं रुकेगी, डेप्रिसिएशन मैं कंटिन्यूड रखूंगा चार्ज करने पे। तो सबसे पहली चीज, बीइंग प्रोफेशनल्स एंड बीइंग ऑडिट एसोसिएट्स, आपने ये इंश्योर करना है कि अगर आपकी कोई ऐसी मशीनरी है, इस तरह का कोई इक्विपमेंट है जो आज रिलेटिवली आइडल रखा हुआ है, जिसके ऊपर काम नहीं हो रहा, लेकिन आपको उसकी डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू चार्ज रखना है, अनलेस आप अगर उसकी वैल्यू में राइट डाउन्स लेते हैं तो। एक इम्पेयरमेंट असेसमेंट मैनेजमेंट को इंडिपेंडेंटली करनी है। लेट्स से एक बड़ी कंपनी है, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल ऑफ अ बिग कंपनी। एक बड़ी कंपनी है जिसका एक आइसक्रीम का यूनिट है, जिसका एक हाई एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूनिट है और जिसका कुछ सर्टेन हाइजीन, होम केयर प्रोडक्ट्स का यूनिट है, ठीक है। होम केयर प्रोडक्ट्स और होम हाइजीन प्रोडक्ट्स के अंदर डिमांड में एक अपसर्ज देखा गया होगा बिकॉज पीपल आर मोर हेल्थ कॉन्शियस नाउ, ठीक है। होम केयर, पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स में एक अपसर्ज देखा गया। जो दूसरे कंफर्ट प्रोडक्ट्स हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर डिमांड में काफी हद तक डाउन साइड रिविजन देखा गया, डिमांड डाउन साइड रिवाइज हुई। आइसक्रीम के अंदर बहुत हद तक डाउन साइड रिविजन हुआ क्योंकि लोग बीच में ये बात बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट थी और आई डोंट नो उसमें कितनी सच्चाई है कि आइसक्रीम या ठंडी चीजों के इस्तेमाल से इस वायरस की प्रोबेबिलिटी या इसके नुकसान पहुंचाने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स व्हिच पीपल हैव हर्ड, और शायद इसकी वजह से आइसक्रीम की डिमांड बहुत कमी आई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर बैडली इंजर्ड, बुरी तरीके से इंपैक्ट हुआ है, बहुत बुरी तरीके से। जो इन्वेंट्री आज रखी हुई थी और जो मशीनरी आज प्लांट के अंदर मौजूद है, वो नई गाड़ियां बनाएगी नहीं बनाएगी एक सवाल है। फ्रॉम IAS 36 पॉइंट ऑफ व्यू, एवरी मैनेजमेंट, हर कंपनी के मैनेजमेंट को अपनी कैपेसिटी में ये असेस करना है कि उनके फ्यूचर फोरकास्ट वो रिवाइज करें, उसके अंदर वो कोविड-19 का इंपैक्ट लेकर आए, उन कैश फ्लोज को वो रिवाइज करें
और ये देखने की कोशिश करें कि क्या जिन वैल्यूज पर उन्होंने अपनी मशीनरी को स्टेट किया हुआ है ये वैल्यू गोइंग फॉरवर्ड रिकवरेबल होगी या नहीं होगी, ये वैल्यू क्या गोइंग फॉरवर्ड रिकवर होगी या नहीं होगी। आज अगर आपने अपनी बैलेंस शीट के ऊपर एक वैल्यू स्टेट की हुई है व्हिच इज above the recoverable amount, then you have to bring it down to the recoverable amount। और ये recoverable amount की assessment दो तरीके से होगी, एक value in use और दूसरा fair value की assessment। अगर आप value in use की तरफ जाते हैं तो आप एक full fledged 5-10 साल का कोविड-19 के इम्पैक्ट्स मिलाने के बाद एक फोरकास्ट प्रिपेयर करेंगे। उस फोरकास्ट के अंदर इस बात की प्रोबेबिलिटी कि अब कितना जल्दी आपका बिजनेस रिट्रीव करेगा, कितने टाइम पीरियड में रिट्रीव करेगा, दैट हैज टू बी प्लग्ड इन। इंपेयरमेंट असेसमेंट तो हो जाती है, जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, जो फर्म के प्रोफेशनल्स हैं, वो देखेंगे कि इंपेयरमेंट असेसमेंट हो रही है, लेकिन वो इंपेयरमेंट असेसमेंट किसी एक सिनेरियो पे बिल्डअप ना हो। मैनेजमेंट ये ना कहे, मैनेजमेंट ये ना एक्सक्लेम करे कि दिस इज वन सिनेरियो दैट वी आर बिल्डिंग और यही होगा। आपको मल्टीपल सिनेरियोज पर आना पड़ेगा। वो मल्टीपल सिनेरियोज कौन कौन से हैं? वो मल्टीपल सिनेरियोज के अंदर आ जाता है हमारे पास बेस केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो। आपको एक रिवाइज्ड इंपेयरमेंट असेसमेंट बनानी होगी इन टर्म्स ऑफ ऑल थ्री सिनेरियोज, जिसमें आप देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिड्यूस होना, कैश रिसीट्स का फेलियर, पैसे ना मिलना, टेम्पररी क्लोजर्स, लॉकडाउन्स और लोअर रेवेन्यूज, इससे कितने टाइम पीरियड का इम्पैक्ट पड़ता है, साल का, 1.5 साल का। अगर आपकी मशीन की यूजफुल लाइफ 5 साल है, 4 साल है, तो आप उसके अंदर वो इम्पैक्ट क्रिएट करके देखें कि उसकी इंपेयरमेंट निकल के आती है नहीं आती। और अगर आप एज अ कंपनी कैश जनरेटिंग यूनिट उसको असेस कर रहे हैं अंडर आईएस 36, तो आपको अपनी तमाम इस तरह के एसेट्स को अकाउंट फॉर करना होगा और उसकी बेसिस पर एक रिवाइज्ड इंपेयरमेंट असेसमेंट जो है वो बनानी होगी। फिर उस इंपेयरमेंट असेसमेंट को बनाने के बाद, या जिसकी बेस पे आप कर रहे हैं, वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू के बेस पे, फेयर वैल्यू का सेक्शन बिल्कुल इसके बाद अगली स्लाइड पर आएगा, तो उस पर मैं और ज्यादा जो है वो डिस्कशन करूंगा। देन आप एक फोरकास्टेड कैश फ्लोस प्रिपेयर करने के बाद उसमें कोविड-19 का इम्पैक्ट पॉपुलेट करें और फिर उन सिनेरियोज को बाइफिकेट करें इन बेस्ट केस, बेस केस, वर्स्ट केस। इन तीन की प्रोबेबिलिटीज को असेस करके आपको इंपेयरमेंट असेसमेंट करनी चाहिए। सिर्फ एक केस को मॉनिटर करके ना आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इतना बड़ा एक्सपेंस बुक करेंगे, और ना सिर्फ एक बेस्ट केस को अकाउंट फॉर करके आप एक्सपेंस को जो है वो बिल्कुल टू द लोअर लेवल शिफ्ट करेंगे। आपको दोनों की प्रोबेबिलिटीज को प्लग इन करना होगा और फिर एक रीजनेबल एस्टिमेट आएगा। एट द सेम टाइम फॉर ऑडिटिंग प्रोफेशनल्स जो ऑडिट करने के लिए जाएंगे जून ईयर एंड पे, मार्च ईयर एंड पे, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो इस चीज को अकाउंट फॉर करें कि मैनेजमेंट ने अपनी इंपेयरमेंट असेसमेंट में मल्टीपल सिनेरियोज की प्रोबेबिलिटीज को बिल्ट इन किया या नहीं किया। मल्टीपल सिनेरियोज बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर उन कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करने के लिए एक डिस्काउंट रेट यूज होता है। फॉर दैट डिस्काउंट रेट दो चीजें कंसिडर की जाती हैं, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। यानी कि वो रिस्क जो मेरी पूरी इकोनॉमी फेस कर रही है और वो रिस्क जो मेरा सिर्फ अपना बिजनेस फेस कर रहा है। अनसिस्टमैटिक का कंपोनेंट तो शायद सिर्फ साइज की वजह से आए कि कोई कंपनी का साइज छोटा है या बड़ा, लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क तो हर तरह का बिजनेस ऑब्जर्व कर रहा है, अलावा वो बिजनेसेस के जो पेंडेमिक की वजह से एडवांटेज पर हैं या ब्रेक इवन पर हैं, यानी कि एसेंशियल प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स। टेक बेस्ड प्रोडक्ट्स में फिर भी एक अपसर्ज है और बेसिक एसेंशियल प्रोडक्ट्स में फिर भी एक अपसर्ज है, लेकिन बाकी जगह पे डाउनवर्ड रिवीजन है डिमांड्स का, राइट। तो डिस्काउंट रेट में आपने रिस्क एलिमेंट देखना है, बीटा किस तरीके से उसमें डिटरमिन हो रहा है, उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का जो रेट हम यूज कर रहे हैं वो रेट कौन सा यूज कर रहे हैं, ये हमें बड़ा मॉनिटर करना है। पाकिस्तान एनवायरनमेंट में अगर आप हैं तो हमारे यहाँ जो रिस्क फ्री रेट है, जो हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर क्या, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर क्या रेट प्रिवेलेंट है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोग मीटिंग में इन्वॉल्व इस तरह से हैं जो सेकंडमेंट्स पर या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर पाकिस्तान से बाहर भी हैं, उनके लिए मेरा ये कहना है कि आपको अपनी स्टेट के हिसाब से रिस्क फ्री रेट डिटरमिन करना होगा और उसका इम्पैक्ट आपको डिस्काउंट रेट में प्लग इन करना होगा। डिस्काउंट रेट में आप किस तरह रिस्क फ्री रेट लेते हैं, आप किस तरह बीटा लेते हैं, इसकी पूरी एक रिस्क प्रोफाइलिंग की वर्किंग प्रिपेयर करनी होगी, जिसमें आप अपनी एंटिटी से मिलती जुलती एंटिटीज का प्रोफाइल उठाएं, उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग उठाएं और उसकी बेसिस पर आप एक बीटा ड्राइव करें। उसके लिए वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, सोर्सेज अवेलेबल हैं, रूटर्स है, दामोदरन है, ब्लूमबर्ग है, वहां का डाटा आप यूज करें। उधर कोविड-19 के इम्पैक्ट्स उन असम्पशंस में डले हुए हैं, आपको उन असम्पशंस को अपने पास अकाउंट फॉर करना होगा, अपने पास इंक्लूड करना होगा और फिर डिस्काउंट रेट की वर्किंग करनी होगी। जिन कन्वेंशनल असम्पशंस पे आप बिजनेस के बारे में सोच रहे थे अब वैसा नहीं है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस के बारे में, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी के बारे में, आगे सेल्स की डिमांड के बारे में, यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग। अगला 1 साल बंद रहेगा प्लांट, डेप्रिसिएशन आपको नजर आ रहा है, यू हैव टू बुक, इंपेयरमेंट नजर आ रही है, यू हैव टू cater दैट इनटू योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एज वेल, राइट। फिर करेंसी फ्लक्चुएशन के जो सिनेरियोज हैं वो भी आपको इंपेयरमेंट बिल्ड करने होंगे। लेट्स से आप एक्सपोर्ट्स करते हैं या अगर आप इंपोर्ट्स करते हैं तो आपकी आरएमपीएम की रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल की अवेलेबिलिटी, और फिर जो आप चीजें गुड्स ये सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं वहां पर एक्सचेंज रेट का कितना इम्पैक्ट आता है, उसे भी आपने अपनी कैश फ्लोज में अकाउंट फॉर करना होगा। उन कैश फ्लोज में अकाउंटेबिलिटी करने के बाद एक पर्टिकुलर पिक्चर आ सकती है कि ये पिक्चर मेरी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट
इन्वेस्टमेंट्स की ट्रू पिक्चर या फेयर पिक्चर होनी चाहिए. सो दैट्स द आइडिया ऑफ इम्पेयरमेंट दैट यू हैव टू केटर. इसके बाद हमारे पास फेयर वैल्यू का पोर्शन आता है. As part of impairment exercise, if you're choosing the method of fair value rather than value in use basis, आप कहते हैं यार ये मशीनरी वैल्यू इन यूज बेसिस पे नहीं, मैं जो है वो इसे फेयर वैल्यू बेसिस पे देख रहा हूँ, या मैं ओवरऑल सीजीयू को फेयर वैल्यू बेसिस पे देख रहा हूँ, तो वो फेयर वैल्यूएशन के अंदर आपकी शेयर्स, अदर सिक्योरिटीज, इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह रखी हुई है वो आ जाती हैं. अप्रोप्रिएटली अगर मैं बात करूं तो इस वक्त स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल कंडीशन में है कि कोई भी इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर पा सकता, या पिछले 1-1.5 महीने की जो कंडीशन थी उसके अंदर ये प्रिडिक्टेबल नहीं था कि ये मार्केट्स ड्राइव कहाँ होंगी. एकदम से इन वन मतलब ब्लिंक ऑफ एन आई हम एक दिन ऑयल प्राइसेस देखते हैं देयर क्रैश्ड. इसका इम्पैक्ट ऑयल कंपनीज के ऊपर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर, एक्सप्लोरेशन कंपनीज के ऊपर बहुत बुरा आया है. ग्लोबली तमाम जगह पे देखा गया. इतनी आसानी से आपको शेयर्स की मार्केट वैल्यू रिलेटिवली अवेलेबल नहीं होगी, शेयर्स की मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी. सिंस अगर उनकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो उनकी वैल्यूएशन करना आसान नहीं है. रिसेंटली एसईसीपी ने एक रिलैक्सेशन दी है कि अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो आपने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लासिफाई किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस 9, उनका अगर आप इंपैक्ट ले रहे हैं तो आप फिलहाल अप टू जून से पहले मार्च एंड के लिए आप उन्हें इक्विटी में ले जा सकते हैं. आप उन्हें इक्विटी में ले जा सकते हैं. जब जून ईयर एंड आएगा तो जून ईयर एंड तक रिलेटिवली आप जो है वो उन्हें पीएनएल के अंदर ट्रांसफर ऑफ तब उस वक्त कर लेंगे. लेकिन इस वक्त चूंकि वॉलेटाइल सिचुएशंस हैं तो ईपीएस को इंपैक्ट नहीं होने दिया गया, प्रॉफिट की बॉटम लाइन को इंपैक्ट नहीं होने दिया गया, और उसे जो है वो रिलेटिवली पीएनएल का एक पार्ट बनाया है. फिर अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं किसी कंपनी के पास तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिटरमिन करते वक्त ये जरूर देखें कि कोविड का उस पर क्या इंपैक्ट होगा. जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर जो इनकम होती है वो रेंटल्स की, एप्रिसिएशन की इनकम होती है. क्या इस कंडीशन में अगले 1 साल तक रिलेटिवली क्या आपको वो इनकम मिल पाएगी, या जो रेंटल्स आपने सोचे हैं वो रेंटल्स आपको मिल पाएंगे, क्या रिलेटिवली वो सारी चीजें अचीव हो पाएंगी जो अजम्पशंस आपने इनिशियली अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए बिल्ड की हुई थी, उसकी बेसिस पर आपको उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करनी होगी. देन प्रिवेलेंट प्राइसेस की वॉलेटिलिटी, मार्केट बेस्ड इनपुट्स कितने अवेलेबल हैं और जो अवेलेबल हैं उनके ऊपर कोविड-19 का इंपैक्ट है या नहीं, दैट यू हैव टू कंसिडर. अगर कहीं पे फोर्स सेल्स का कॉन्सेप्ट आता है वहां पर आपको कंसिडर करना है फोर्स सेल्स वैल्यूज को. और जो भी असम्पशंस आप ले रहे हैं बोथ इन दी इंपेयरमेंट एंड फेयर वैल्यूएशन, जो असम्पशंस आप ले रहे हैं उन असम्पशंस के अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू सी कि उन असम्पशंस की सेंसिटिविटीज कितनी है, कितनी सेंसिटिव है वो. अगर वो 5% से मूव करती हैं तो कितना इंपैक्ट आता है, अगर वो 10% से मूव करती हैं तो कितना इंपैक्ट आता है, अगर उसके अंदर कोई डाउनवर्ड रिवीजन बाय 2% 3% आता है तो कितना इंपैक्ट आता है. वो मोस्ट सेंसिटिव असम्पशंस को आपने इंपेयरमेंट असेसमेंट और फेयर वैल्यू असेसमेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक की डिस्क्लोजर बना के प्रेजेंट करना होगा. एक की डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक की एलिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो रिलेटिवली इसको केटर करें, आप उन सेंसिटिविटीज को टेस्ट करें और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने यूजर को बताएं कि जो हमने इंपेयरमेंट असेस की है या जो हमने फेयर वैल्यू असेस की है वो इन असम्पशंस के ऊपर बेस करती है, और इन असम्पशंस में से ये कुछ असम्पशंस हैं जो मोस्ट सेंसिटिव हैं. मोस्ट सेंसिटिव से मुराद थोड़ा बहुत भी चेंज अगर इन असम्पशंस के अंदर आया तो रिजल्ट्स ड्रास्टिकली डिफरेंट हो सकते हैं. इंपेयरमेंट के रिजल्ट्स, फेयर वैल्यू के रिजल्ट्स ड्रास्टिकली डिफरेंट हो सकते हैं, वो आपने डिस्क्लोजर्स के अंदर मेंशन करना होगा. सो फर्स्ट इन द फॉरमोस्ट एलिमेंट पे इंपेयरमेंट और फेयर वैल्यू की असेसमेंट हर बिजनेस के लिए ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है. जहां जहां लॉकडाउन, शटडाउन, सेल्स का डिक्लाइन ऑब्जर्व किया गया है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है. 2 पॉइंट्स हमने कवर किए, हम आगे बढ़ते हैं. अगर यहाँ तक कोई क्वेरी, आपका कोई फीडबैक या आप कोई चीज पूछना चाहें इन द मिडिल, क्योंकि 1-2 लोगों ने हैंड रेज किया था तो दे कैन आस्क अबाउट इट. सर आपने बीच में एक पॉइंट बताया कि एसबीबी ने अलाउ किया कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल को फेयर वैल्यू थ्रू इक्विटी पे ले जा सकते हैं, तो इस पे अगर थोड़ी सी और डिस्कस कर लें, और ये अगर रेफरेंस दे दे तो अगर हमें और गो थ्रू करना हो उसको. बेसिकली देयर इज दिस एसआरओ, अप्रैल के बिल्कुल महीने में ये जो है एसआरओ शेयर किया है, एससीसीपी ने पब्लिश किया है. मैं ये एसआरओ ग्रुप पे आपके साथ बिल्कुल शेयर कर लूंगा, मेरे पास पीडीएफ में निकला हुआ है. फिलहाल ये स्क्रीन आप यहाँ पर है तो मैं उसको डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एसआरओ एससीसीपी ने किया. आप एससीसीपी की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको इनिशियल में ही वो एसआरओ मिल जाएगा, और उस एसआरओ के अंदर एससीसीपी ने ये अलाउ किया है कि मार्च एंड के लिए, मार्च के क्वार्टर के लिए अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर किसी ने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स रीसेल की नीयत के तहत उन्होंने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लासिफाई किया हुआ था कि यार हम जो है वो गोइंग फॉरवर्ड इसे बेच देंगे और ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लासिफाई हुआ है, तो उसकी जो मूवमेंट है आइडियली स्पीकिंग वो पीएनएल के अंदर जा रही थी, जो नॉर्मल अकाउंटिंग हो रही थी. लेकिन अगर अभी आप उसे पीएनएल में डालेंगे तो एक एबनॉर्मल लॉस खड़ा हो जाएगा, एक एबनॉर्मल डाउन साइड खड़ी हो जाएगी. क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि स्टॉक मार्केट इस वक्त एक बिल्कुल झूला झूलने वाले फेज में है कि किसी को नहीं पता आगे क्या होगा. तो एससीसीपी ने कहा कि यार अभी इसको ईपीएस का पार्ट ना बनाओ, अभी इसे अपने कोर प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट ना बनाओ, अभी इसे रिलेटिवली पीएनएल का पार्ट ना बनाओ, लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इसे कंसिडर कर सकते हैं
क्योंकि जब आप इसे इक्विटी में लेकर जाएंगे तो आपके पीएनएल के ऊपर हो सकता है उसका जो लॉस इंपैक्ट था वो ना आए, प्रॉफिट का इंपैक्ट आए तो शेयर होल्डर डिविडेंड मतलब डिविडेंड की तरफ लुक फॉरवर्ड करें। डिविडेंड की कैलकुलेशन के लिए आप उसे बेशक इंक्लूड करें, लेकिन फॉर प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव आप इसे पीएनएल की बजाय इक्विटी में एक अलग कंपोनेंट के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट इज द आइडिया, और मैं ये एसआरओ भी आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर लूंगा। सर फिर उसे वापस मतलब पीएनएल पे ले जाना पड़ेगा, बाद में भी हमारी मर्जी है, मतलब ऑनवर्ड्स? नहीं, उसे आप अभी तो देखो जो करंट गाइडेंस है, करंट गाइडेंस ये कहती है कि जून तक आप इसे पीएनएल में लेकर जाएंगे, लेकिन अगर गोइंग फॉरवर्ड कोई और डायरेक्टिव आ जाता है, क्योंकि जून तक सिचुएशन हमें नजर नहीं आ रही संभलती हुई, जून तक ये सिचुएशन इतनी संभलती हुई नजर नहीं आ रही। खुदा ना खास्ता ये होता है कि दो ममालिक के हालात सही नहीं रहते, उनके रिलेशनशिप ठीक नहीं रहते, और और ज्यादा वर्ल्ड ऑर्डर इकोनॉमी के अंदर और वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर इम्पैक्ट आता है, तो फिर वो एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि मजीद ये 3-4 महीने 6 महीने कहानी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। तो फिर हो सकता है मजीद आपको एससीसीपी इसके ऊपर रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर ले, बट एज ऑफ नाउ जून के अंदर आपने इसे दोबारा पीएनएल में ट्रांसमिट करना होगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, एनी अदर क्वेरी? कोई और सर एक्सक्यूज मी सर, फोर्स्ड सेल्स वैल्यू कंसीडरेशन के बारे में आप जरा थोड़ा सा एम्फसाइज कर देंगे? देखो, फोर्स सेल्स वैल्यू कंसीडरेशन का मतलब क्या है? लेट्स से आज मेरा एक इक्विपमेंट खड़ा हुआ है, मैं सेल्स लॉकडाउन की वजह से उस इक्विपमेंट को यूज नहीं कर सकता, वहां मेरे सप्लायर्स खड़े हैं जिन्हें मैंने पेमेंट करनी है, बैंक की ड्रॉ डाउन फैसिलिटी में ले नहीं पा रहा, किसी वजह से मेरे पास कैश अवेलेबिलिटी वगैरह नहीं है, बैंक की मैं ड्रॉ डाउन फैसिलिटी नहीं ले पा रहा, बैंक के लोन्स वगैरह को मैं नहीं अवेल कर पा रहा हूँ ड्यू टू माय फाइनेंशियल कंडीशन, मैं बैंक से जो है लोन ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, उस सूरत हाल में मुझे कुछ एसेट्स को फौरन बेचना पड़ेगा, और अगर मैं उन्हें फौरन बेचने का डिसीजन लेता हूं तो फिर वो फौरन फोर्स सेल्स की हालत में बिकेंगे, ना कि वो इस हालत में बिके जैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर मैं बार्गेन कर सकता था और आर्म्स लेंथ के ऊपर बात कर सकता था। तो बीइंग पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम या बीइंग पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट ऑडिटर, आपने इस चीज को जरूर अकाउंट फॉर करना है कि क्या कोई ऐसे एसेट्स हैं जो शदीद लॉकडाउन होने की वजह से मैनेजमेंट ने बिल्कुल ईयर एंड के मतलब जो रिपोर्टिंग डेट है उसके बिल्कुल 1-2 हफ्ते बाद बेचे हों। अगर बिल्कुल रिपोर्टिंग डेट के 1-2 हफ्ते बाद उन्होंने बेचे और रिपोर्टिंग डेट पे जाहिर है वो सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करते थे, नॉट अबाउट दिसंबर 2019, इट्स अबाउट मार्च 2020, अगर मार्च 2020 पे सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करते थे तो फिर वो एक एडजस्टिंग इवेंट के तौर पे अकाउंट फॉर होगा, और उस एसेट की वैल्यू में, फोर्स सेल्स वैल्यू में अगर कोई डिक्लाइन आया है और आपने अगर उस सेल पे कोई लॉस वगैरह बेयर किया है तो उसका प्रोविजन यानी कि इम्पेयरमेंट का प्रोविजन, फेयर वैल्यू राइट डाउन का प्रोविजन आपको ईयर एंड पर यानी कि मार्च डेट पर, रिपोर्टिंग डेट पर ले लेना चाहिए था। So that will be a potential adjustment from audit point of view, and that will be a potential consideration from industry professionals ka point of view. Okay, thank you sir, thank you. Sir, can you, I didn't understand properly the relaxation from SECP for IFRS 9. Can you just re-explain that, please? Yeah, sure. I can re-explain that. Basically, IFRS 9 allows you कि आप अगर कोई equity instruments में यानी कि shares में invest करते हैं, let's say you're investing in shares, ठीक है? अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करें, यू गॉट इंटेंशन कि आप इन्हें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे अकाउंट फॉर कर रहे हैं, मे बी यू विल बी सेलिंग देम इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उस केस में ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लासिफाई होते हैं। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लासिफाई होने का ग्राउंड इंटेंशन या ग्राउंड मेथोडोलॉजी ये होती है that if there is any movement in the fair value, if there is any movement in the available fair values of the investment, you are going to take the impact in the PNL. आप PNL में उसके impact को लेकर जाएंगे। अभी we know that कि इस क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर के अंदर Q1 में और let's say Q2 of 2020 में स्टॉक मार्केट ने ठाक डिक्लाइन देखा है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट स्टेज पर मार्केट आई है, लेकिन 27,000 पॉइंट पर, 26,000 पॉइंट पर मार्केट का क्लोज होना, 30,000 पॉइंट पर मार्केट का क्लोज होना वाज अ मैसिव डिक्लाइन। बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया हुआ था और अपने पास फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लासिफाई किया हुआ था, दे हैड टू टेक इट, अगर मैं नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात करूं, दे वुड हैव टेकन इट द इंपैक्ट इनटू द पीएनएल। बहुत बड़ा लॉस का इंपैक्ट पीएनएल में आता, व्हिच वुड हैव बीन एन एब्नॉर्मल लॉस। वो एक नॉर्मली सॉर्ट ऑफ वन ऑफ फैक्टर होता जिसके लिए एससीसीपी ने कहा भाई आप अभी इसे इक्विटी में क्लासिफाई करें, पीएनएल का पार्ट ना बने, जून में आप इसे दोबारा पीएनएल में शिफ्ट कर सकते हैं, तब तक ये शेयर की वैल्यू थोड़ी बेहतर हो चुकी होगी। यानी लेट्स से अगर आज मेरी इन्वेस्टमेंट 100 रुपए पे थी और इस पेंडेमिक की वजह से वो 40 रुपए पर आ गई है, तो 60 रुपए का लॉस किया है मैंने उस सिक्योरिटी के ऊपर। उस 60 रुपए के लॉस को एससीसीपी फिलहाल कह रहा है कि भाई इसे इक्विटी में पार्क करो, इसे नॉर्मल ऑपरेशंस का पीएनएल का पार्ट ना बनाओ। अगर पीएनएल का पार्ट बनाओगे तो एक बहुत बड़ा लॉस पीएनएल के ऊपर नजर आएगा और एक फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल एब्सर्ड नजर आएगी, एब्सर्ड फाइनेंशियल कंडीशन की लेट्स से रिफ्लेक्शन होगी। सो फॉर दैट मैटर एससीसीपी हैज अलाउड कि आप फिलहाल उसे इक्विटी में पार्क करें। जब जून में ये वैल्यू शायद 40 से दोबारा 70 पे या 60 पे या 65 पे शिफ्ट होती है और थोड़ी बहुत इसके लॉस में मिटिगेशन ऑब्जर्व होती है, तो उस मिटिगेशन के इंपैक्ट को अकाउंट फॉर करते हुए क्यूमुलेटिवली आप पीएनएल के अंदर लेकर जाएंगे, राइट? दैट्स द आइडिया।
ठीक है जी। सो फार सो आफ्टर दैट हम आते हैं फेयर वैल्यू के बाद हमारी ECL के असेसमेंट पे। सर एक A lot of the क्वेश्चन है customers are making defaults on the payment. जी क्वेश्चन। सर, इक्विटी में पार्क करने का क्या मतलब? इक्विटी में पार्क करने का ये मतलब है कि आप जब उसकी एंट्री रिकग्नाइज कर रहे होंगे तो नॉर्मल हालात में आप सिक्योरिटी की वैल्यू को क्रेडिट करते थे, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करते थे और डेबिट आप पीएनएल के अंदर लेकर जाते थे। अब आप एक रिलेटिवली पीएनएल के अंदर एक नेगेटिव अमाउंट क्रिएट करेंगे जो पीएनएल के अंदर उस कंपोनेंट को दिखा, इक्विटी के अंदर उस कंपोनेंट को दिखा रहा होगा, या आप उसे ओसीआई से राउट करेंगे, उसे पीएनएल के मेन फ्रेम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट आप नहीं बनाएंगे, राइट। वो एक इस तरह से राउट होगा कि इक्विटी के कंपोनेंट के अंदर वो एम्बेड हो। दैट्स द आइडिया। All right. Got it, sir. Thank you so much. अच्छा, going forward ECL assessment की अगर हम बात करें तो a lot of customers are making default on their payments. A lot of customers. क्यों? सर आगे सेल नहीं हो रही, दुकानें बंद पड़ी हैं, शॉप्स बंद पड़ी हैं, रिटेल मार्केट्स बंद पड़ी हैं, सिर्फ एसेंशियल प्रोडक्ट्स में ट्रेड हो रहा है, राइट फ्रॉम छोटे मोटी दुकानों से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़ी वेंचर्स, बड़ी कमोडिटीज हो गई, हर जगह पे रिसीवेबल कलेक्शन और पैसों का कलेक्ट होना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। एसेंशियल प्रोडक्ट्स के अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट्स इस तरह के, वहां पर बहुत ज्यादा इस चीज का मसला पेश आया हुआ है। आपने अपनी ECL के मॉडल को रिवाइज करना है, वेदर आप उसे सिंप्लीफाइड अप्रोच पर लेके जा रहे थे, आप लाइफ टाइम ECL देख रहे थे, आप जो है वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क देख रहे थे, व्हाट एवर द डायनामिक्स आर, आपको अपने ECL को रिवाइज इस तरह से करना होगा कि अब आप वो प्रोबेबिलिटीज पंच इन करें जो प्रोबेबिलिटीज आपको नजर आ रही हैं कि यार इतने पैसे रिकवर नहीं हो पाएंगे, या अगर रिकवर होंगे तो बहुत देर से जाके रिकवर होंगे, जिसका एक रिलेटिवली प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में रिसीवेबल की अमाउंट आपकी डिक्रीज। तो आपने उस चीज को यहाँ पर केटर करना होगा। क्या जी आपके अलावा किसी और का माइक शायद खुला है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, काइंडली अगर हो सकता है माइक वो म्यूट कर दें। मैं म्यूट कर देता हूँ, इज इट परफेक्ट ना? मैं अपना माइक नहीं म्यूट कर रहा था, मैं उन्हीं का माइक म्यूट करने की बात कर रहा था। ठीक है, अच्छा जी। तो ECL के अंदर बेसिकली आपको अपने तमाम मॉडल्स को रिवाइज करना होगा इस लिहाज से कि आप अपनी करंट सारी सिचुएशंस उसके अंदर प्लग इन करें। यू हैव टू इवैल्यूएट, कोई अगर स्पेसिफिक कस्टमर है, आपको स्पेसिफिकली पता है वो पैसे नहीं देगा, आपको उसका प्रोविजन पंच इन करना है, आपको उसका अलाउंस पंच इन करना है। अगर जनरली आप इकोनॉमिक कंडीशंस देख रहे हैं, जनरल अगर आपने कुछ असम्पशंस ली हुई हैं ECL के मॉडल के अंदर रिगार्डिंग दी macroeconomic assumptions, regarding the economic assumptions, regarding the microeconomic assumptions, जो assumptions आपने वहां पे account for की हुई हैं, उन assumptions को आपको revise करना होगा in terms of the current situation। आपको और ज्यादा keenly देखना होगा। Again I repeat the same thing, आपको base case, बेस्ट केस, वर्स्ट केस सिनेरियोस बनाने होंगे। आपको देखना होगा किस सिनेरियो की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप ECLs को रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड वन मोर थिंग, ECL के अंदर जो डिस्क्लोजर जाता है वो पीएनएल के फेस पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पर पीएनएल अलग से डिस्क्लोज होता है, ECL अलग से डिस्क्लोज होता है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, तो इस एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को डिस्क्लोज करते वक्त यू हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट कि अगर उसका अमाउंट कल तक इमटेरियल था, अलग से शायद आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, आज वो मटेरियल हो चुका है, अब आप अलग से डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो आपको उसका डिस्क्रिप्टिव डिस्क्लोजर भी देना होगा। आपको बताना होगा कि इस ECL की असेसमेंट करते वक्त कौन कौन से ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक assumptions या फैक्टर्स हैं जो आपने टेक इनटू अकाउंट किए, आपने उन्हें कंसिडर किया, आपने उनका फैक्टर जो है वो अकाउंट किया। वंस वो चीजें आप अकाउंट फॉर करते हैं, फिर आप उनकी बेसिस पर अपनी ECL के मॉडल्स को रिवाइज करेंगे और इस असेसमेंट को जो है वो पेंडेमिक की सिचुएशन में रिवाइज करेंगे, विच इज द कोविड-19 इम्पैक्ट सिचुएशन, राइट। फिर अच्छा, रिसीवेबल्स अगर आपके कलेक्ट नहीं हो रहे, कस्टमर्स अगर आपके पैसे नहीं दे रहे, तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट ने एड्स प्रोवाइड की हुई हैं, अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा प्लान प्रोवाइड किया हुआ है जिसके अंदर आप गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत अमाउंट अभी रिकवर कर सकते हैं, बाद में कस्टमर जब आपको पे करेगा आप गवर्नमेंट को पे बैक करेंगे, इसको भी आप अपनी ECL मॉडल का पार्ट बना सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट्स अगर कोई इस तरह के हैं वो आप उसका पार्ट बनाएं। फिर आपने अगर उन रिसीवेबल्स के लिए कोई प्लेज लिया हुआ था, कोई सिक्योरिटी प्लेज की हुई थी, अगर उसकी वैल्यू में डिक्रीज आ गया है, उसको भी आपने ECL मॉडल के अंदर अकाउंट फॉर करना होगा, ठीक है। इंडिविजुअल क्रेडिट रिस्क असेसमेंट की अगर जरूरत पड़ती है कस्टमर बाय कस्टमर, आपको वो भी देखना होगा। अगर आप स्पेसिफिकली समझ नहीं आ रही कस्टमर पैसे नहीं दे पाएगा, ये बहुत बुरी सिचुएशन में आया हुआ है, आपको उसका स्पेसिफिक प्रोविजन लेना पड़ेगा, स्पेसिफिक अलाउंस लेना पड़ेगा, राइट। और इसी तरीके से जो जो assumptions आपने ECL की कैलकुलेशन में, ECL की इवैल्यूएशन में यूज की हैं, they need to be disclosed in the financial statements at a good and healthy length so that it may be determined for the user of financial statements कि आपने उन्हें किस तरीके से अकाउंट फॉर किया है। We know they have got the basic understanding, लेकिन अगर आप उन variables को understand let's say present करेंगे तो it will create the required level of understanding जो इस वक्त current situation में हमारी presentation framework, true and fair view वाला जो presentation framework हम use करते हैं वो require करता है, right?
ECL की असेसमेंट के साथ साथ ये तो ECL तो आप किसी से पैसे रिसीव करना चाहते थे, जिनको सर आपने पे करना है वहां पर भी कोई रिस्ट्रक्चरिंग का एलिमेंट हो सकता है। जी सर, ये ACL में आपने दो बातें बोली, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और प्लेज कमोडिटी, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा और हाँ एम्फेसाइज कर दें इसको, मतलब किस तरह हम लोग मतलब देखो, लुक अपॉन करेंगे ना, आपका एक रिसीवेबल है, लेट्स से आपका रिसीवेबल निकलता है 10 मिलियन का, आपने 10 मिलियन के रिसीवेबल के लिए पहले एक सिक्योरिटी बाय मतलब मोर्टगेज की हुई थी, प्लेज की हुई थी, एक एसेट आपने प्लेज किया हुआ था जिसकी वैल्यू भी 10 मिलियन थी। तो 10 मिलियन के रिसीवेबल को बैक करने के लिए आपके पास 8-10 मिलियन का कोलेटरल सिक्योरिटी मौजूद थी। आज पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से वो जो कोलेटरल है, जो बैक एंड पे आपने सिक्योरिटी ली हुई है, उसकी वैल्यू अगर गिर गई और उसकी वैल्यू अगर 4-4.5 मिलियन 5 मिलियन रह गई, तो आपके पास जो प्लेज सिक्योरिटी पड़ी हुई है उसकी अपनी वैल्यू में अगर डिक्लाइन आ गया, तो उतने पोर्शन से अब आपका डेट सिक्योर्ड नहीं है। एज लाइक डेट से मेरा रिसीवेबल, आपके जो डेटर्स हैं, जो रिसीवेबल है वो सिक्योर्ड नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने चीज को देखना है कि अगर आपने कोई सिक्योरिटी इस तरह की कोई चीज ली हुई थी और उसकी अपनी वैल्यू में अगर डिफॉल्ट आ गया या डिक्लाइन आ गया, तो उसे भी आप अप्रोप्रिएटली अपने ECL के मॉडल के अंदर प्लग इन करें। और अगर आप गवर्नमेंट सपोर्ट मेजर्स के तहत ये समझते हैं कि ठीक है रिसीवेबल्स में डिले जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये बैड डेट की तरफ जाएं या डिफॉल्ट की तरफ जाएं, क्योंकि उन्हें भी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला हुआ है, हो सकता है उन्हें पैसे मिलेंगे वो हमें दे देंगे, आपके पास कम्युनिकेशंस हैं कस्टमर्स की, यू हैव स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट ऑन द फैक्ट कि गवर्नमेंट उनको भी सपोर्ट कर सकती है, गवर्नमेंट आपको भी सपोर्ट कर सकती है, तो उनकी रिकवरी थ्रू उनके गवर्नमेंट मेजर्स आप अपने मॉडल के अंदर बिल्ट इन कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग लेट्स से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एलिमेंट्स, जिस पर आपको कस्टमर ने ये बताया कि हाँ ठीक है मेरे अरेंजमेंट्स हैं, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला है, इससे मैं आपकी पेमेंट जो है वो क्लियर कर सकता हूं। तो ये दोनों चीजें आपने अकाउंट फॉर करनी है ECL में, एंड देन उसके बाद आपने अपने ECL मॉडल्स को रिवाइज करना है फॉर दी सर COVID-19 सर इम्पैक्ट। गवर्नमेंट जी सिक्योरिटी वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन सर प्लेज कमोडिटी वाली बात थोड़ी सी कंफ्यूजन उसमें इस तरह थी कि हम कोई भी चीज मतलब बैक एंड पे जब पे करना होता है तब रखते हैं ना, तो रिसीवेबल में सर इसका कॉन्सेप्ट मतलब कि मुझे तो वैसे ही रिसीव होने वाला है, तो फिर मैंने उसके बैक एंड पे एक और सिक्योरिटी क्यों खरीदी हुई होगी मतलब? नहीं, तुम्हारा किसी पार्टी से एक लॉन्ग टर्म रिसीवेबल बनता है, लेट्स से लॉन्ग टर्म सही एक है। रिसीवेबल बनता है, आपने उसके लिए ऑलरेडी एक एसेट प्लेज किया हुआ है अपने पास, जो उसका एक एसेट है, लेट्स से उसकी एक इन्वेंट्री के चंद आइटम्स हैं जो आपने प्लेज किए हुए थे, अगर उसकी इन्वेंट्री प्रोडक्ट प्राइसेस में ही डिक्लाइन आ गया है, तो जिसकी बेसिस पे आपका रिसीवेबल सिक्योर्ड था वही वैल्यू के अंदर डिक्रीज आ गया। दैट्स द ओके ओके, आइडिया। गॉट इट, थैंक यू सो मच, गॉट इट। राइट, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हेलो ठीक है जी। जी हेलो सर, ये पूछना था, गवर्नमेंट ग्रांट जो आई है, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट आया है इसमें? कि अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है जो कि दो यूज के लिए होते हैं, या तो आप एसेट्स बाय कर लो या एक और भी उसका यूज है, तो उसको भी हम लोग अकाउंट फॉर करेंगे ना? इसके बिल्कुल, बारे में गवर्नमेंट ग्रांट्स को भी आप अकाउंट फॉर करेंगे। अगर गवर्नमेंट आपको कोई ग्रांट दे रही है तो आपने ये देखना है कि वो कंडीशनल ग्रांट है या वो नॉन कंडीशनल ग्रांट है। अगर वो नॉन कंडीशनल है, आपको वैसी ही ग्रांट दे रही है, उसके साथ कोई कोवेनेंट वगैरह अटैच नहीं है, कोई कंडीशन अटैच नहीं है, वो आपका पार्ट ऑफ इनकम बनेगा और आप उसे यूटिलाइज करेंगे अपने बिजनेस के लिए। लेकिन अगर वो कंडीशनल है तो उन कंडीशंस को पूरा करते साथ साथ आप जैसे जैसे कंडीशंस पूरे करते चले जाएंगे, आप उन ग्रांट को जो है वो इनकम में ट्रांसफर करते चले जाएंगे। दैट्स हाउ इट ठीक इज। है, ठीक, तो थैंक बिल्कुल यू उसको सर। भी कंसिडर करेंगे आप, बोथ फ्रॉम एन ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वो डेट कॉवेनेंट्स जो रिलेटिवली हमने डेट लिया हुआ है, हमारे बैंक लोन्स हैं। अब हम बैंक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार आप इसे रिस्ट्रक्चर कर दें, या फिर बैंक की कोई कंडीशन ऐसी है लोन अग्रीमेंट में जिससे हम कंप्लाई नहीं कर पाए। अगर हम कंप्लाई नहीं कर पाए और अगर हम रिलेटिवली उस कंडीशन को मीट नहीं कर पाए, तो बाज केसेस में ये लोन रिपेबल ऑन डिमांड बन जाता है। बोथ फ्रॉम अ प्रिपेयर परस्पेक्टिव, जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, एंड बोथ फ्रॉम ऑडिट परस्पेक्टिव, आपने अपने कॉवेनेंट्स को असेस करना है इस तरह से कि क्या किसी कॉवेनेंट के ब्रीच पर आप हैं, और अगर आप किसी कॉवेनेंट के ब्रीच पर हैं तो क्या बैंक ने आपको कोई रिलैक्सेशन प्रोवाइड की है, या आपके लेंडर ने, आपके डेट होल्डर ने, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको कोई रिलैक्सेशन प्रोवाइड की है। अगर रिलैक्सेशन प्रोवाइड की है तो उसने आपका अग्रीमेंट रिवाइज किया है। उस अग्रीमेंट को रिवाइज करने के लिहाज से जो अब लोन की अरेंजमेंट है उस हिसाब से अब आप लोन की अकाउंटिंग करेंगे। और अगर अब आपके डेट कॉवेनेंट्स को रिवाइज नहीं कर रहे और उनके अग्रीमेंट के तहत आपका लोन रिपेबल ऑन डिमांड बन चुका है, रिपेबल ऑन डिमांड बन चुका है, तो फिर आप उसे करंट लाइबिलिटी के अंदर क्लासिफाई करेंगे। बट ये देखना जरूरी है कि आपने ये जो ब्रीच किया है कॉवेनेंट का, ये कौन से टाइम पीरियड में किया है। अगर रिपोर्टिंग डेट से पहले किया है तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, अगर रिपोर्टिंग डेट के बाद किया है तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। राइट, उस लिहाज से आपने जरूर सोचना है कि ये कौन से अकाउंटिंग पीरियड का और ये कौन से अकाउंटिंग ईयर का जो है वो पार्ट बनता है, और रिलेटिवली उसी तरीके से आपने इसको अकाउंट फॉर करना है। बट
द आइडिया इज अपने तमाम लोन अरेंजमेंट्स को, डेट अरेंजमेंट्स को दोनों लिहाज से आपने देखना होगा। फिर अगर उसके अंदर कोई इंटरेस्ट, बिल्ट इन इंटरेस्ट था, कोई इस तरीके की अकाउंटेबिलिटी थी जो आपको मॉनिटर करनी थी, वो आपने नहीं की है, कोई रीपेमेंट ड्यू थी वो आपने रीपेमेंट नहीं की है, कोई इस तरह की कंडीशन थी इन्वेंट्री वगैरह मेंटेन करने की, वो नहीं हो पाई है। फिर इसी तरीके से जो है वो कोई और इस तरह की करंट रेशियो, कोई रेशियो मेंटेन करने की कंडीशंस थी जो नहीं हो पाई हैं, तो आपको अपने बैंक के साथ जो कम्युनिकेशन हुई है उसकी लाइट, मतलब उसकी गवर्नेंस में उस सिचुएशन को अकाउंट फॉर करते हुए आपने जो है वो इसे टिकेटर करना है और रिलेटिवली आपने फिर इसकी अकाउंटिंग करनी है फ्रॉम अ कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग इवेंट्स जितने हैं वो आप इसके अंदर अकाउंट फॉर करेंगे। अच्छा, इसके बाद एम्प्लॉइज ले ऑफ, मशहूर जमाना प्रॉब्लम। किसी भी जगह पर इस तरह का कोई रिसेशन आता है, इस तरीके की कोई मामलात होते हैं, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है कि शॉर्ट जिराफ, लॉन्ग जिराफ। चार्ल्स डार्विन ने एक एग्जांपल दी थी और एक एक्सपेरिमेंट किया था और एक थ्योरी पेश की थी लॉन्ग जिराफ और शॉर्ट जिराफ की। जमीन पर खाना मौजूद था, रिसेशन आया, जमीन का जो ग्रास था वो खत्म हो गया। अब जो शॉर्ट जिराफ है वो दरख्त तक नहीं पहुंच सकता, जो लॉन्ग जिराफ है वो दरख्त तक पहुंच सकता है। तो वो सर्वाइव किया जो इन्वायरमेंट के लिए फिटेस्ट था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बहुत सारे एम्प्लॉइज के बारे में ये कॉन्फ़िगर किया गया कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, इसे ले ऑफ कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते, ये क्रूशियल है, ये नॉन क्रूशियल है, ये बंदा हमारी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका होना जरूरी है, इसका होना नहीं जरूरी। आपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ले ऑफ्स अनाउंस किए हैं, पे रिडक्शंस अनाउंस किए हैं, सैलरी रिडक्शंस वगैरह अनाउंस किए हैं। अगर इस तरह की कोई चीज होने आती है तो अकाउंटिंग के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, अकाउंटिंग के ऊपर उसकी क्या डायनेमिक्स होने चाहिए। साथ साथ बीच में अगर कोई सवाल है आप पूछना चाहें तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं। एम्प्लॉइज ले ऑफ में सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि सिर्फ मैनेजमेंट अगर कंसिडर कर रही है ले ऑफ को और आपकी रिपोर्टिंग डेट आ जाती है, दैट डजंट मीन कि आप उस प्रोविजन को बुक करेंगे। दैट प्रोविजन नीड्स टू बी एन अनाउंस्ड प्लान, नीड्स टू बी अ गवर्नमेंट प्लान। एक गवर्नमेंट प्लान होना चाहिए, एक अनाउंस्ड प्लान होना चाहिए, और जिनके साथ आप ये करने जा रहे हैं उनको रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस भी हों। और अगर आपको यूनिट फिर रिडंडेंसी कॉस्ट वगैरह पे करते हैं तो फिर आप उसको केटर करेंगे, आप उसे अकाउंट फॉर करेंगे, आप उसका प्रोविजन वगैरह बुक करेंगे। अगर आपने ये प्लान रिपोर्टिंग डेट से पहले अनाउंस किया है तो फिर ये एक एडजस्टिंग इवेंट बनता है। अगर रिपोर्टिंग डेट पर सिर्फ आपका ख्याल था लेकिन कोई प्रैक्टिकल अमली जामा आपने पहनाने के लिए कोई बड़े स्टेप्स नहीं किए थे उसे, एंड यू डिड नॉट सॉर्ट ऑफ cater to that event from a formal point of view or from an announcement point of view, or for that matter developing a reasonable expectation out of it, आपने reasonable expectation भी कोई बहुत ज्यादा इसकी वो नहीं की थी, तो फिर वो एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट वाले जुमरे में आता है। लेकिन अगर आप मार्च ईयर एंड की बात कर रहे हैं तो मार्च ईयर एंड पर या एनुअल मतलब क्वार्टर ईयर एंड पे ये चीज वाइटली इंपॉर्टेंट होगी कि फरवरी में हमारे यहाँ मतलब कोविड की सिचुएशन आ गई थी, हमारे यहाँ ले ऑफ्स मार्च में बहुत हद तक होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए थे। तो ये प्लान्स की जो अनाउंसमेंट है और ये सारी चीजें ये अपनी जगह पर मौजूद होंगी फॉर द कंपनीज। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर फिर भी शुरू में मार्च में इसका इम्पैक्ट कम था, बट गोइंग फॉरवर्ड अब जो अप्रैल मई में स्टेप्स होने जा रहे हैं, आई हर्ड मेनी कंपनीज जो पे कट्स पे जा रही हैं, जो रिडंडेंसीज वगैरह पर जा रही हैं, तो अगर इस तरह का कोई वन टाइम बेनिफिट या इस तरीके की रिडंडेंसी पेमेंट आप उन्हें पे कर रहे हैं, आप उसका प्रोविजन करेंगे। फिर अगर आपने एम्प्लॉइज के साथ साथ अपनी फैक्ट्रीज को रिस्ट्रक्चर किया है, बास प्लांट्स को आपने बंद करने की बात की है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की है, बास प्लांट्स को आपने चलाने की बात की है, तो जो उनको बंद करने की बात कर रहे हैं आप उनका राइट डाउन लेंगे, उनकी वैल्यूज के अंदर जो प्रॉपर राइट डाउन वगैरह होना चाहिए वो वहां पर अकाउंट फॉर होगा, और उसके साथ साथ अगर आप एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रहे हैं तो वो वहां पर अकाउंट फॉर होगा। उसामा आपने हैंड रेस किया, एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, सो इसकी वैलिड एक्सपेक्टेशन ट्रांसमिट होनी चाहिए, एक अप्रूव्ड और एक अनाउंस्ड प्लान होना चाहिए, और इसकी एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट की इवैल्यूएशन फ्रॉम एन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट, राइट। अच्छा जी, इसके बाद there comes the concept of going concern. Going concern, one of the biggest factors, अक्सर इसके ऊपर बात हुई है throughout this pandemic situation कि यार going concern को कैसे assess करेंगे, या going concern की क्या implications होंगी, क्या relatively इसकी repercussions होंगी। अब यहाँ पर हम पाकिस्तान के अलावा ओवरऑल एक स्ट्रक्चर में बात करते हैं। पहला सवाल इंपॉर्टेंट इज गोइंग कंसर्न असेसमेंट नीडेड, कि किस बिजनेस के लिए नीडेड है, किसके लिए नहीं है। पहले हमें सबसे पहले ये बात समझ में आए कि यार गोइंग कंसर्न क्या हम पे अप्लाई होता भी है या नहीं होता, और अगर गोइंग कंसर्न हम पे अप्लाई होता है तो फिर हमें इवेंचुअली इस चीज को आगे केटर करना होगा, जो बात के बुलेट्स में मैं डिस्कस करूंगा। सर एक सवाल था। जी जी सवाल। सर ये ले ऑफ्स जो हो रहे हैं उसकी वजह से लीगल केसेस भी तो मतलब आ सकते हैं ना सामने? लीगल केसेस भी आ सकते हैं, बिल्कुल। अगर लीगल केसेस आ सकते हैं तो आपको लीगल केसेस में ये देखना होगा कि क्या वाकई कोर्ट आपको इस चीज का जिम्मेदार ठहराएगा कि आप इसकी रिडंडेंसी पेमेंट उस लेवल पे जाकर पे करें, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के आज
करंट मामलात में जो एम्प्लॉय ले ऑफ हो रहा है उसे शायद इस चीज की फिक्र ज्यादा होगी कि मैं पहले दूसरी नौकरी ढूंढूं या मैं अपना कोई बैकअप अरेंजमेंट करूं, रादर देन वो लॉयर के पैसे पे करने जाएगा। प्रैक्टिकली अगर सोचो, बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचो तो क्या उस एम्प्लॉय के पास इतना वक्त होगा कि वो एक लॉयर के पास जाके कंपनी पे केस करे और कोर्ट की हियरिंग का इंतजार करे? या उसे खुद भी ये बात समझ में आ रही है कि अगर कंपनी का रेवेन्यू ही कट डाउन हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू हिट हो रहा है, तो वो कैसे हमें बेयर करेंगे? या आपको नहीं लगता कि उनके ले ऑफ होने से पहले एम्प्लॉय ने दिल में शायद ये ख्याल बना लिया था कि शायद इस तरह की कोई चीज होने वाली है? दैट्स द आइडिया। वो चीज क्योंकि आपको सर जजमेंटल ले पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ से तो कैटर हो रहे करनी हैं, लेकिन होगी। उनके साथ उनको बेनिफिट्स भी तो नहीं दिए जा रहे हैं ना, जैसे आजकल न्यूज में आ रहा है बगैर बेनिफिट्स दिए वो हो रहा है ले ऑफ्स। सर लाइक गोल्डन लेकिन आप हैंडशेक्स ये देखिए वगैरह जो लोअर एम्प्लॉयमेंट लेवल्स में जो हैं वर्कर्स, उनको गोल्डन हैंडशेक्स पता नहीं अब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ऑब्वियसली वो एक कैश फ्लो एक और एक आपका ऐड ऑन हो जाता है आउटफ्लो। लेकिन तो देखो अब लीगल उससे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम ये बात सोचो कि अगर कोई कोर्ट में ये केस करता है जाके कंपनी के ऊपर कि भाई कंपनी ने मुझे ले ऑफ कर दिया, कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाएगी, अपने फाइनेंशियल हालात दिखाएगी, क्या कोर्ट कंपनी को मजबूर कर सकता है इस बात के ऊपर कि आप ये रिडेंडेंसी पेमेंट या इस तरह की कोई चीज जब वो पे ऑफ करें? क्योंकि बहुत सारी इस तरह की चीजें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कवर्ड होती हैं। गवर्नमेंट भी तो ये चीज देख रही है कि एक तरफ मैं रेगुलेशंस पास कर रही हूँ कंपनीज को सपोर्ट करने का, मैं एड्रेस कर रही हूँ कि कंपनी के पास पैसे नहीं है सर्वाइव करने के लिए, कंपनी से पास फाइनेंस नहीं है सर्वाइव करने के लिए, इन्वेंट्री स्टकअप हुई हुई है, इन्वेंट्री से पैसे नहीं रिकवर हो रहे, रिसीवेबल्स स्टकअप हुए हुए हैं, रिसीवेबल से पैसे नहीं रिकवर हो रहे। डू यू थिंक इन दिस करंट सिचुएशन कोई भी लीगल कोर्ट या कोई भी लीगल सर्वेलेंस का जो ऑफिशियल होगा वो इस बात को बहुत ज्यादा रिगार्ड करेंगे कि कंपनी ने ये जानबूझ के किया या कंपनी का ये जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था ये इंटेंशनल था? नहीं। थोड़ा बहुत रिलीफ वहां पे कंपनीज को लीगल कोर्ट्स की तरफ से भी मिलेगा। हाँ, कंपनीज को ये वैलिड अजम्पशन जरूर केटर करनी चाहिए कि क्या वो कोई इस तरह का गोल्डन हैंडशेक पेमेंट या इस तरह की कोई चीज पे कर रहे हैं या नहीं। अगर वो कर रहे हैं तो फिर वो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन के अंडर आएगा, वो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन के अंडर आएगा, वो रिस्ट्रक्चरिंग के अमाउंट्स के अंदर बुक होगा, और अगर वो रिपोर्टिंग डेट से पहले अनाउंस हुआ है तो उसी साल के अंदर रिकॉर्ड होगा। दैट इज द क्रूशियल आइडिया। बट आपको थोड़ा सा बियॉन्ड द लेंथ जाके लीगल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझना होगा कि ये सिनेरियो ऐसा नहीं, एक सिस्टमैटिक रिस्क है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, एक सिस्टमैटिक रिस्क है, आपका पूरा सिस्टम इस चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है, पूरा सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पर एम्प्लॉइज इस बात को समझ रहे हैं कि उनके पे कट्स हैं, वो समझ रहे हैं कि उनके पे रिड्यूसेस हैं, बिकॉज उन्हें ये चीज नजर भी आ रही है। और एक चीज ये भी है कि अगर आप एम्प्लॉय की सैलरी में अगर कट डाउन की बात करते हैं, ले ऑफ की बात नहीं करते, कट डाउन की बात करते हैं, तो एम्प्लॉइज का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है या जो नॉर्मली आने जाने में ऑफिस के अंदर लंच में इसमें उसमें इनके पैसे खर्च होते थे, वो वाला अमाउंट बचा भी है। तो उस लिहाज से अगर कंपनी थोड़ा बहुत पे कट ले रही है तो दैट इज रीजनेबल। लेकिन अगर कंपनी निकाल देती है एम्प्लॉइज को, और अगर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई वेल स्टैब्लिश्ड रीजन नहीं है, कोई वेल स्टैब्लिश्ड क्लॉज नहीं है, और कोई एम्प्लॉय कर भी देता है लीगल केस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि कोर्ट कंपनी को जो है वो जिम्मेदार ठहराएगा। कंपनी डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट दे सकती है कि यार एक तरफ आप हमारे लिए रिलीफ प्रोग्राम्स अनाउंस कर रहे हैं, आपको खुद पता है कि यार हम जो है वो पैसे नहीं दे पा रहे, और दूसरी तरफ आप हमसे कह रहे हैं कि हम एक बड़ी हेफ्टी अमाउंट जो है वो गोल्डन हैंडशेक के तौर पर उनको पे करें। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ एन एलिमेंट जिसको थोड़ा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए। अच्छा, शामिर ने भी हैंड रेज किया था, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। सर मैं ये पूछना जी। चाहता कंपनी कट्स जो सैलरीज को कट कर दे एंड आफ्टर रिपोर्टिंग डेट कंपनी ये स्टैब्लिश करे कि मुझे ले ऑफ भी करना पड़ सकता है, तो उसके ऊपर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर क्या डिस्क्लोजर्स जाएंगे कि ले ऑफ के हवाले से? मतलब एक देखो ये चीजें अगेन कट ये करना बात और एक अगेन ले ऑफ करना। हाँ, अगेन ये बात जरूरी है कि अगर मैनेजमेंट पहले पे कट्स की तरफ आ रही है और फिर इवेंचुअली ले ऑफ की तरफ जाने का जो ख्याल है, तो इसका कम से कम आपको ये डिस्क्लोजर इतना जरूर देना चाहिए दैट द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स। कंसिडरेशन का डिस्क्लोजर तो आप जरूर देंगे टू लेट योर शेयर होल्डर्स नो कि यार आगे गोइंग फॉरवर्ड किस तरह का किस तरीके का माइंडसेट है और कंपनी क्या चीज फोर्सी कर रही है। इसकी जो प्रोबेबल डिस्क्लोजर्स हैं, क्योंकि देखो अभी आपने बेशक अनाउंस ना किया हो, लेकिन आने वाले वक्तों में ये एक पर्टिकुलर सिनेरियो है जिस पर कंपनी आके खड़ी रह सकती है। तो मे बी इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, मे बी इन द एनुअल रिपोर्ट, मे बी इन द अदर इंफॉर्मेशन, मे बी इन द
डिस्क्लोजर्स जहाँ पे आप अपनी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को या पे कट्स वगैरह को डिफाइन कर रहे हैं या अपनी करंट सिचुएशन के इम्पैक्ट बता रहे हैं, वहाँ पर आप इसका जिक्र कर सकते हैं। लेकिन एज फार एज दी एक्सपेंस बुकिंग इज कंसर्न्ड, एज फार एज दी प्रोविजन बुकिंग इज कंसर्न्ड, आप प्रोविजन या एक्सपेंस तभी बुक करेंगे जब वो एक अनाउंस्ड प्लान हो और आपने एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन डेवलप की हो कि हाँ मैं इस एक्सपेक्टेशन के तहत इस अमाउंट को इस प्लान को जब एग्जीक्यूट करूंगा और इतनी इतनी रिडंडेंसी पेमेंट्स जो है वो मुझे पे करनी पड़ेंगी। एक और हैंड रेज हुआ था, क्वेश्चन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे पूछना था ये कि डेफर्ड लायबिलिटीज पे क्या असर आएगा इस पेंडेमिक का, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉइज ले ऑफ कर रहे हैं तो डेफर्ड लायबिलिटीज यूं समझ लो कि गोइंग कंसर्न के बाद बस एक स्लाइड आएगी जिसमें हम डेफर्ड लायबिलिटीज डिस्कस करेंगे। अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो मैं जरूर आपको बता दूंगा उसके बारे में। एम्प्लॉय ले ऑफ के बाद हम गोइंग कंसर्न असेसमेंट की बात कर रहे थे। गोइंग कंसर्न सबसे पहले उन कंपनीज को करने की जरूरत है जो मोस्ट अफेक्टेड है, जिनके प्लांट्स शट डाउन हुए हैं, जिनके प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया है, जो अपनी बिजनेस कंटिन्यूटी में कोई सिग्निफिकेंट इवेंट या सिग्निफिकेंट डाउट ऐसा देखते हैं कि आगे वो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेट्स से एक मेजर कस्टमर था जिसके ऊपर आप रिलाई कर रहे थे, उस कस्टमर को बैडली अफेक्ट हुआ है ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन, आपका बिजनेस अफेक्ट हुआ है, आप गोइंग कंसर्न को असेस करें। आप इतना ज्यादा गियर्ड थे, इतने ज्यादा लोन्स आपके ऊपर थे, इतना आप डेट के ऊपर रिलाई कर रहे थे कि अब अगर उनकी गवर्नेंस को आपने ब्रीच किया है, आप उनकी रिपेमेंट करने की सिचुएशन में नहीं है, आपको नजर आ रहा है कि यार मुझे अपनी बिजनेसेस को शट डाउन, छोटे ऑपरेशंस में ज्यादा होगा, बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी के सिनेरियो में आपको इस चीज को असेस करना है। अगर एक बड़ी कंपनी है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करती है, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है कि गोइंग कंसर्न को असेस करना पड़े, तो बेशक वो गोइंग कंसर्न रिलेटिवली उनकी असेसमेंट आसान होगी। लेकिन अगर ये एक्सरसाइज उन्होंने परफॉर्म की है तो उसका एक रीजनेबल डिस्क्लोजर रिलेटिवली, अगर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फिर भी कि 4 में से 1 यूनिट बंद हो गया, बिजनेस कंटिन्यूटी अपनी जगह पर है, लेकिन अगर एक प्लांट आपने पूरा शट डाउन किया तो उसके डिस्क्लोजर्स में आप ये चीज जरूर मेंशन करेंगे। गोइंग कंसर्न उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको नजर आ रहा है कि हमारे बिजनेस पे इतना बड़ा डाउट क्रिएट हो रहा है कि क्या हम कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज अगर वो कंक्लूड करते हैं कि हम कंटिन्यू करेंगे तो कितने टाइम तक, क्या साल तक कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद कोई सिग्निफिकेंट डाउट रहेगा, क्या कोई सिग्निफिकेंट कंडीशन रहेगी। अगेन आपको बेस केस, वर्स्ट केस, बेस्ट केस सिनेरियोज बना के प्रोबेबिलिटीज को एसोसिएट करके फिर अपनी फोरकास्ट वगैरह डेवलप करनी होगी, फिर अपने बजट्स डेवलप करने होंगे, फिर अपना बिजनेस प्लान डेवलप करना होगा। पूरी मैनेजमेंट का ये कंसोर्शियम होगा, एक एसोसिएटेड थॉट प्रोसेस होगा जिसके अंदर दे हैव टू कॉन्फ़िगर कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गोइंग कंसर्न के लिए डाउटफुल हो सकते हैं। नॉनदलेस अगर गोइंग कंसर्न आप पे नहीं भी अप्लाई होता कि आप नॉन गोइंग कंसर्न नहीं है, गोइंग कंसर्न है, लेकिन अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी आपके लिए एग्जिस्ट करती है तो आपको उसके डिस्क्लोजर्स में अपना बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, अपने फोरकास्ट, बजटिंग का मेथोडोलॉजी वगैरह ये सब बताना होगा। सिर्फ अगर आपके ऊपर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी भी नहीं है सॉरी सिर्फ आपके ऊपर अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी भी नहीं है और अगर इस तरह का कोई बड़ा इंपैक्ट आप पे नहीं आया, जैसे कि टेक बेस्ड कंपनीज हैं, जैसे कि एसेंशियल प्रोडक्ट्स की कंपनीज हैं जिनके टारगेट्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, जिनकी सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं, ऐसा लग रहा है पहली दफा बस हमने हाथ धोना शुरू किया और मतलब रैकेट बेंकीजर हो गया, इस तरीके की और कंपनीज हो गई, पीएनजी वगैरह, ठीक ठाक इनकी सेल्स के अंदर हम जो है अपसर्ज देखते हैं। ठीक है वजह उसकी ये है बेसिकली। फिर अगर गोइंग कंसर्न असेसमेंट में आपको नहीं कोई मसला नहीं है। अगर आप इस तरह का कोई इवेंट है, जी सवाल। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका मतलब कस्टमर जो एक ही कस्टमर होता है, मतलब जॉइंट कस्टमर, ठीक है, और इनके जैसे कि लेट्स से अगर हम एमिनेशंस की बात करें तो मेरे अभी इस वक्त तो मेरे से कोई एमिनेशंस नहीं खरीदेगा डेफिनेटली, बट मैं देखूं कि मेरे पास रिजर्व्स बहुत हैं, मेरे कस्टमर पूरे साल तक ऑलमोस्ट मेरी सेल्स बहुत कम रहेंगी, बट मेरे पास रिजर्व्स इनफ हैं कि मैं अपनी कंपनी ऑपरेट कर सकता हूं, तो क्या मैं लायबल हूँ कि मैं गोइंग कंसर्न अपना असेस करूं? 3 बकेट्स हैं, हमेशा याद रखो, 3 बकेट्स हैं इसमें आपको हमेशा इवैल्यूएट करना होगा। पहली बकेट होती है गोइंग कंसर्न की, आप नॉन गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न है। नॉन गोइंग कंसर्न है, लिक्विडिटी बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, सॉर्टेड। आप गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न है, आपका कस्टमर चला गया लेकिन आपको लगता है कि आप कंटिन्यू कर लेंगे अगले 12 महीने 14 महीने, जब तक ये सिचुएशन रिन्यू होगी मेरा कस्टमर रिट्रीव करेगा, मैं कंटिन्यू कर लूंगा, मेरे पास इनफ फंड्स है, इनफ कैश है, तो फिर आपके पास एक मटेरियल इवेंट जरूर है, आप बेशक गोइंग कंसर्न हो, उस मटेरियल इवेंट का आप डिस्क्लोजर देंगे। तीसरा बकेट, सर मटेरियल इवेंट भी नहीं है, इंपैक्ट आया है लेकिन मेरी कंटिन्यूटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, तो फिर मैं इंपेयरमेंट की हद तक एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करूंगा, इंपेयरमेंट की हद तक कि मेरी जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है, एग्जिस्टिंग कैश जनरेटिंग यूनिट है, एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं,
उनकी वैल्यू राइट डाउन तो नहीं हो गई। ये 3 बकेट्स हैं। अगर तुम्हारी वाली एग्जाम्पल में जिस कंपनी की तुम बात कर रहे हो, उन्हें लगता है कि हम 12 महीने सस्टेन कर लेंगे, हम 2 साल सस्टेन कर लेंगे, लेकिन एक मटेरियल अनसर्टेनिटी मौजूद जरूर है, दे हैव टू डिस्क्लोज इट अप्रोप्रिएटली। वो अपनी एक्सरसाइज बताएंगे कि हमने असेस किया था, हमारी असेसमेंट के हिसाब से हमारे पास इतने रिजर्व्स हैं, इतने एडिक्वेट फंड्स हैं जिससे हम इतना कंटिन्यू कर लेंगे, और इतने टाइम बाद वी फोर्सी के सिचुएशन के अंदर कोई बेहतरी आ जाएगी जिसकी ये सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स है, उसकी बेसिस पर वो मटेरियल अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज जरूर करेंगे। दे गोइंग टू कम अप विद दोस आर्ग्यूमेंट्स कि क्या है, किस तरह से और कैसे। अगर ये भी आपको नहीं लगता कि नहीं भाई मेरे कस्टमर भी सही है, स्टेबिलिटी है, लेकिन थोड़ा बहुत डिक्लाइन आया है, तो फिर आप इंपेयरमेंट असेस करें कि आपकी मशीनरी के ऊपर इंपेयरमेंट आई है या नहीं आई है। दैट्स द आइडिया। ठीक है जी। फिर इसके अंदर भी आपको एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को अकाउंट फॉर करना होगा। गोइंग कंसर्न के लिए सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो होते हैं, जो आपकी रिपोर्टिंग डेट के बाद आ रहे होते हैं, गोइंग कंसर्न के लिए वो हमेशा एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं। गोइंग कंसर्न में आपको सबको अकाउंट फॉर करना होता है। हर वो चीज जो बिजनेस के साथ हो रही है आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, आपको उसको भी देखना है, बिफोर द रिपोर्टिंग डेट जो हुई है उसको भी देखना है, और जो फ्यूचरिस्टिक अजम्पशंस हैं उनको भी देखना है। फिर उन अजम्पशंस के अंदर बेस केस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, तमाम प्रोबेबिलिटीज को एंगेज करते हुए आपको अकाउंट फॉर करना होगा अपनी गोइंग कंसर्न के अजम्पशन को, राइट? ठीक है जी। गोइंग कंसर्न के बाद हम आते हैं, जैसे कि हमने भी जिक्र किया, इवेंट्स एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। यासीन आपने हैंड रेस किया, शाजिब मोहम्मद यासीन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? जी सर, आपसे बेसिकली इस बात को पूछना था कि आपने बोला अगर कोई एक कस्टमर है और वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में चले गए तो गोइंग कंसर्न देखेंगे। जी, अब IFRS 15 रेवेन्यू में अगर हम बात करें तो स्टेप 1 में है कि अगर आपका कस्टमर फाइनेंशियल डिफिकल्टी में हो तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते, जस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं, और उसके दूसरी एंट्री पर तो उसको मेरी स्लाइड 1 मिनट सर, 1 मिनट। आप अगर ये स्लाइड देखें ना अदर IFRS कंसिडरेशन की, तो मैंने बिल्कुल यही केस IFRS 15 में बिल्ड किया हुआ है, बिल्कुल यही केस बिल्ड किया हुआ है। आप थोड़ा अगर वेट करेंगे तो स्लाइड पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू सर, डन हो गया, नो प्रॉब्लम। गोइंग कंसर्न तक यहाँ पर हमने बात मुकम्मल की। इसके बाद हमारा अगला डिस्कशन है कि भाई इवेंट्स एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। पहले आप ये देखें कि आपके इवेंट्स की टाइमिंग्स क्या हैं जो आप अपनी इंपेयरमेंट में, गोइंग कंसर्न असेसमेंट में या इस तरह की किसी चीज में आप बिल्डअप कर रहे हैं। दैट नीड्स टू बी अकाउंटेड फॉर, राइट? सबसे पहले उसकी अकाउंटेबिलिटी है। फिर उसके बाद पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में पहला पेंडेमिक केस जो कोविड-19 का केस हुआ नमूदार 26 फरवरी को हुआ, 26th of February, राइट? So from 26th of February we may say कि December 31st 2019 पे ना WHO ने इसे पेंडेमिक डिक्लेयर किया था, ना ये ग्लोबल इमरजेंसी का सब्जेक्ट बना था। So for December 31st 2019 the conditions did not exist which may made us believe कि यार इस तरह की कोई चीज होने वाली है। So from December 31st 2019 perspective obviously they're non-adjusting event। आप गोइंग फॉरवर्ड अपनी रिपोर्टिंग के अंदर इस चीज को अकाउंट फॉर करें, बट डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट है। लास्ट बुलेट स्लाइड का देखिएगा, अगर किसी इवेंट को आप नॉन एडजस्टिंग क्लासिफाई करते हैं लेकिन उसका इंपैक्ट हाई है, अगर उसका इंपैक्ट हाई है, एक बड़ी इंफॉर्मेशन है, यूजर के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और डिस्क्लोजर उसका प्रोवाइड करना रिलेटिवली एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर बनता है, देन यू हैव टू कम अप विद द फैक्ट कि आपके क्या फ्यूचर बिजनेस प्लान्स हैं, आपके करंट बोरिंग अरेंजमेंट्स क्या हैं, गवर्नमेंट रिलीफ से आपको किस तरीके से फायदा मिला है, रीस्ट्रक्चरिंग या ले ऑफ का क्या प्लान है आपका, फेयर वैल्यू की असेसमेंट आपने किस तरह से की है, उसमें कौन कौन सी सेंसिटिविटीज हैं, कौन कौन से स्टेबल अजम्पशंस हैं, कहाँ आपको लगता है बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी, कहाँ आपको लगता है ये मोस्ट सेंसिटिव है, थोड़ा भी मूव हुआ तो पूरी गेम बिगड़ जाएगी। यू हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ दिस डिस्क्लोजर एज वेल। बैड डेट्स और रिकवरी की क्या असेसमेंट्स हैं, बहुत सारे बैड डेट्स ऐसे होंगे नॉन एडजस्टिंग है, ईयर एंड पर ऐसी कंडीशन नहीं थी। बहुत सारी फेयर वैल्यू असेसमेंट्स होंगी जो दिसंबर 31st 2019 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रिलेटिवली नहीं थी, एडजस्टिंग इवेंट नहीं बना, नॉन एडजस्टिंग बना, लेकिन आज उनका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। इसी तरीके से आपका कोई कंटिंजेंट एसेट है, आपका कोई लीगल केस वगैरह था जो आपने मतलब रिलेटिवली उसके एक प्रोविजन रिकॉर्ड किया हुआ था, अब अगर उसके अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग द करंट सिचुएशन, आपको लगता है कि नहीं यार अब इसका डिसीजन इस तरह से आएगा या इस तरह से आएगा, या कोई कंटिंजेंट एसेट्स थे मेरे रिसीवेबल जिनके ऊपर एक डाउनवर्ड इंपैक्ट आया, डाउनसाइड इंपैक्ट आया, तो दैट यू हैव टू अकाउंट फॉर एज वेल, वो भी आपको इसमें अकाउंट फॉर करना है। तो इवेंट्स को एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग के एतबार से यू हैव टू असेस एंड यू हैव टू सी कि कहाँ पर कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन से इवेंट की कितनी सिग्निफिकेंस है। इफ इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट बट द इंपैक्ट इज हाई, you need to disclose that appropriately, adequately। अगर आपका मार्च ईयर एंड है या आप मार्च क्वार्टर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं और एक एडजस्टिंग इवेंट वो क्लासिफाई होता है, then you need to account for that as an adjusting event in your financial statements, और आपको उसका पर्टिकुलर इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल लेवल पर लेना होगा, राइट एवरीवन? ठीक है,
अच्छा, इसके बाद और IFRS कौन से हैं जिनकी कंसिडरेशंस को हमें जो है वो अकाउंट फॉर करना चाहिए और हमें जो है वो रिलेटिवली देखना चाहिए? और कौन सी ऐसी IFRS की कंसिडरेशंस हैं? रेवेन्यू का चूंकि सवाल आया था, थर्ड बुलेट में मैंने ये केस लिखा है, तो पहले हम रेवेन्यू की बात करते हैं। देखिए, रेवेन्यू में IFRS 15 में सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर होता है जिस कॉन्ट्रैक्ट की रिकवरेबिलिटी आपके पास मौजूद हो, प्रोबेबल हो। एक कस्टमर है, लेट्स से वो भी बुरी सिचुएशन में है, मैं भी बुरी सिचुएशन में हूँ, ना मेरे गुड्स की सेल उसकी तरफ से आ रही है, ना उसे आगे सेल्स मिल रही है, लेकिन एक पहिया चलाने के लिए, एक बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए मैं कुछ सामान उसे दे देता हूँ। ठीक है, ऑन पेपर तो हमने लिखा हुआ है, लीगल फॉर्म तो ये है कि वो मुझे पैसे देगा, लेकिन मुझे इन सब्सटेंस मालूम है कि यार वो शख्स पैसे नहीं दे पाएगा, ये सिचुएशन ही नहीं है कि वो पैसे दे पाए। और आपने कहा चलो भाई ये मेरे नफे में नुकसान, कुछ तो मुझे सामान आगे बढ़ाना पड़ेगा, कुछ तो मुझे आगे बढ़ाना है ताकि मेरा ब्रांड नेम एटलीस्ट स्टैब्लिश्ड रहे, मेरा बिजनेस रिलेशनशिप एटलीस्ट स्टैब्लिश्ड रहे। अगर मेरे डिस्ट्रीब्यूटर किसी और के पास चला गया और किसी और ने उसको उधार गुड्स दे दिए तो ये तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। सिचुएशन बेहतर होने के बाद ये मेरा कस्टमर तो नहीं रहेगा। तो ऑल्दो आपका कस्टमर तो है, लेकिन अगर आप रिकवरेबिलिटी के एतबार से ये समझते हैं कि आपके पैसे रिकवर नहीं होंगे तो फिर ये IFRS 15 में क्लासिफाई नहीं होगा। आप सिर्फ उस इन्वेंट्री का एक्सपेंस ले लेंगे, लेकिन ये आपके लिए गुड सोल्ड वाली सिचुएशन नहीं है, ये आपके लिए सेल्स वाली सिचुएशन नहीं है, और ये आपके लिए रेवेन्यू बुक करने का एक जवाज नहीं है, राइट। इसके अलावा अगर आपने कोई डिस्काउंट्स या रिबेट्स देने का एक ट्रेंड रखा हुआ था, आप अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स देते थे, आप रिबेट्स देते थे, आप कमीशंस देते थे, आपने वेरिएबल कंसिडरेशन का एक एलिमेंट जो है वो स्टैब्लिश किया हुआ था और आपने उसकी रिफंड लाइबिलिटी वगैरह आज बुक की हुई है, रिफंड लाइबिलिटी आपने उसकी जो है वो रिलेटिवली क्लासिफाई की हुई है। आपने प्रोबेबिलिटी की बेस पे असेस किया होगा कि भाई इस कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल करना है या इस कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल नहीं करना। बट नाउ अब इस सिचुएशन को आप फ्रेश असेस करें, दोबारा असेस करें, और अब आप देखें कि क्या अब ये कस्टमर ये डिस्काउंट या ये रिबेट अवेल करेगा। जहां आप उसके रिसीवेबल की असेसमेंट ECL में कर रहे हैं, वहां आप ये वेरिएबल कंसिडरेशन की असेसमेंट भी करें। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये डिस्काउंट और ये इस तरह की कंसिडरेशन जो है वो ये अचीव नहीं करेगा, तो फिर आपने जो रिफंड लाइबिलिटी क्लासिफाई की हुई है उसको आप रिवर्स करके रिसीवेबल का पार्ट बना देंगे, रेवेन्यू का पार्ट बना देंगे। रिफंड लाइबिलिटी आप जो डेबिट ऑफ करके उसको अपने रेवेन्यू का पार्ट बना देंगे। रिसीवेबल तो अपनी जगह पर उतना ही खड़ा हुआ था, उसकी ECL में असेसमेंट होगी। तो ऑब्वियसली अगर वो डिस्काउंट रिबेट्स करंट सिचुएशन में अर्ली पेमेंट या वॉल्यूम डिस्काउंट्स आपने ऑफर किए हुए थे कि इतना माल ले लोगे तो मिल जाएगा, वो अगर लेट्स से लेवल अचीव नहीं हो रहा तो यू नीड टू इनकॉर्पोरेट रेलेवेंट इम्पैक्ट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल, वो भी आपने इम्पैक्ट क्रिएट करना है। फिर आपकी लीजेस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लीज लाइबिलिटी की इवैल्यूएशन ऑलमोस्ट सबने 1 जनवरी 2019 पे की है, 31 दिसंबर 2019 पे की है। 1 जनवरी की एप्लीकेशन, पूरे साल की एप्लीकेशन थी, आपने 31 दिसंबर पे उसको इवैल्यूएट किया फ्रॉम 1 जनवरी पॉइंट ऑफ व्यू। और हो सकता है बास फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दिसंबर के अभी फाइनलाइज नहीं हुए उनके लिए ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। लेकिन अगर आप गोइंग फॉरवर्ड लीज की असेसमेंट्स कर रहे हैं और अगर आप देख रहे हैं कि भाई मुझे लेसोर ने 2-3 महीने 4 महीने का वेवर दे दिया है, 4-5 महीने का वेवर दे दिया है, या मेरी लीज इंस्टॉलमेंट्स को रिवाइज कर दिया है, या मेरी उसके साथ कम्युनिकेशन चल रही है और ये लीज इंस्टॉलमेंट्स रिवाइज हो जाएंगी, या जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा तो इन प्राइसेस पे रिन्यू नहीं होगा, रिडक्शन के साथ रिन्यू होगा। You need to incorporate all those elements in the calculation of your right of use assets. आप ROUA के अंदर, आप लीज लाइबिलिटी के अंदर इसको पर्टिकुलरली अकाउंट फॉर करेंगे, और पर्टिकुलरली अकाउंट फॉर करने के बाद आप अपनी लीज लाइबिलिटीज को रिकग्नाइज करेंगे और उसी तरीके से अपने राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट को रिकग्नाइज करेंगे। तो आपको लीज की मॉडिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा एक असेसमेंट करनी होगी। जी, ये आपने जो लीज वाली बात करी कि हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम रेट्स पे रिवाइज हो। अब क्लाइंट अगर हमसे ये बोलता है कि ये मिनिमम रेट्स पे इन फ्यूचर रिवाइज होगा, अगर मैं ऑडिट फर्म के हवाले से बात करूं, तो हम उस पर रिलायबिलिटी कैसे इंश्योर करेंगे कि भाई क्लाइंट सही बोल रहा है? कॉरेस्पॉन्डेंस से नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट डन का उसूल हम फॉलो करते हैं ना। अगर क्लाइंट कह रहा है कि कस्टमर से बात हुई है, लाओ ईमेल दिखा दो, ईमेल दिखा दो, आपकी जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा दो, आपकी कोई रिटर्न कम्युनिकेशन दिखा दो। अगर आपको उसका रिलेशनशिप ऐसा नजर आता है कि यार ये ऑफिस है, इस ऑफिस में मैं 35 साल से लैंडलॉर्ड मतलब यही है और 35 साल पुरानी लीज चल रही है, 30-35 साल से ऑफिस यही है, फिर तो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप पे आप फिर भी एक चांस ले सकते हैं। लेकिन अगर इतना पुराना रिलेशनशिप नहीं है लेसोर और लेसी का, तो फिर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस पे रिलाई करना होगा। आप वर्बल कम्युनिकेशन पे इस तरह की किसी चीज पर रिलाई एज सच नहीं कर सकते। दैट इज द आइडिया। ओके, गॉट इट। बाज कॉन्ट्रैक्ट्स आपके होंगे जो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट से मुराद हमारी ये है कि रिलेटिवली कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें हमें आज नजर आ रहा होगा यार कि इसमें हमें लॉस होने वाला है, मतलब इसको पूरा करने की कॉस्ट बेयर करते करते इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो नल ऑफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेट्स से इस कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू जो अटेन होगा, मुझे ये जो फायदा नेट बेनिफिट मुझे जो अटेन होगा वो 100 रुपए होगा, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते करते मुझे 150 रुपए लग जाएंगे, तो एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है।
चाहे उसमें कॉस्ट हो सकती है, रॉ मटेरियल महंगा हो सकता है, लेबर की शॉर्टेज हो सकती है, दूसरे इस तरह के नुकसान हो सकते हैं जो आप कॉस्ट को अकाउंट फॉर करें। इस केस में आपने देखना ये है कि लोअर ऑफ द टू, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को आप पूरा नहीं करते तो कितनी पेनल्टी लगती है, और अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लेते हैं तो कितना लॉस आता है। दोनों में से जो कम है उससे रिलेटेड प्रोविजन आपको आज बुक कर लेना है, क्योंकि एज ए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एक शख्स दो में से एक ही प्रोविजन अप्लाई करेगा। अगर पेनल्टी कम अमाउंट की है, फुलफिल करने में नुकसान ज्यादा है, तो वो पेनल्टी लेके कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देगा। अगर फुलफिल करने में नुकसान कम है, पेनल्टी ज्यादा है, तो फिर वो फुलफिलमेंट की तरफ जाएगा। तो वो भी आपको अकाउंट फॉर करके IAS 37 के तहत ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स का प्रोविजन भी जो है वो बुक करना है। अभी किसी ने हैंड रेज किया था, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? के बारे में बता दें। आपकी आवाज नहीं आई, सॉरी। वेवर के बारे में बता दें। लीज वेवर कह रहे हैं, अगर मैं सही सुन रहा हूं तो? जी देखें, आपको अगर 1-2 महीने का वेवर लेसोर ने दे दिया तो वो 1-2 महीने का वेवर आपकी लीज लाइबिलिटी की असेसमेंट के लिए एक इस तरह से ट्रीट होगा कि अब ये 2 महीने में आपने रेंट पे नहीं करना। तो उसकी असेसमेंट आप इस तरह से करेंगे जिसमें वो 2 महीने जो लीज लाइबिलिटी वाला पोर्शन है, जो लीज लाइबिलिटी वाला एलिमेंट है, उस 2 महीने की लीज लाइबिलिटी आप अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, बाकी लीज लाइबिलिटीज आप जरूर अकाउंट फॉर करेंगे। और फिर उस हिसाब से आप एक रिवाइज असेसमेंट बनाएंगे कि आप मैंने कितनी लाइबिलिटीज पे करनी है, उन लाइबिलिटीज की आज प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है, और फिर जो करंट आपका इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से आप इसको जो है इवैल्यूएट करेंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन तब होगी जब इवेंट आपका एडजस्टिंग होगा। अगर एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो फिर शायद आपको लीज की अकाउंटेबिलिटी उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना करना पड़े, लेकिन डिस्क्लोजर जरूर देना पड़े कि सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड इस तरह से हुआ है और ये मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इतने लीज वेवर्स इस तरह की कोई चीज आएगी। लेकिन अगर एडजस्टिंग इवेंट है फ्रॉम मार्च ईयर एंड पॉइंट ऑफ व्यू या मार्च रिपोर्टिंग क्वार्टर एंड पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप लीज की रिवाइज असेसमेंट करेंगे इनकॉर्पोरेटिंग इंपैक्ट ऑफ कोविड-19, और फिर उस हिसाब से आप अपनी लाइबिलिटी को दोबारा चेक करेंगे। राइट, इसके बाद हमारा मशहूर जमाना IAS 2 का स्टैंडर्ड है। NRV को भी आपने अकाउंट फॉर करना है। अगर आपकी इन्वेंट्री पाइल अप हुई हुई है, स्टक अप हुई हुई है, नहीं बिक सकती, आप देखें उसे बेचने के लिए आपको कोई डिस्काउंट, प्रमोशन, इस तरह की कोई चीज देनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है जब लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा, चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होंगी, तो जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उन पे लोग आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, लोगों का पे स्ट्रक्चर नॉर्मलाइज होगा, आराम आराम से लोग आराम आराम से उन चीजों पर आएंगे, तो शायद आप उन्हें इंतहाई सस्ता करके बेचना पड़े। तो अगर इस तरह के कोई एक्सपेक्टेड डिस्काउंट्स हैं जो आपको देने पड़ेंगे तभी आप इसकी सेल कर पाएंगे, तो उन्हें आज कॉस्ट टू सेल में अकाउंट फॉर करके आपने NRV की असेसमेंट करनी होगी। इसी तरीके से थोड़ी देर पहले किसी ने सवाल पूछा था कि सर ले ऑफ करते हुए IAS 19 पे भी तो इम्पैक्ट आएगा, तो बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा। IAS 19 पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन अगर ये एक एडजस्टिंग इवेंट है तो आप अपनी जो एक्चुअल अजम्पशंस हैं उनके अंदर ये तमाम कंपोनेंट्स को डालेंगे। लेकिन अगर ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, उसका इम्पैक्ट हाई है, तो आप ये डिस्क्लोज जरूर करेंगे कि जो अभी लाइबिलिटी नजर आ रही है ये इस पोजीशन की है, सब्सिक्वेंटली ईयर एंड इस तरह के ले ऑफ्स या पे रिडक्शंस हुई थी जिसकी वजह से आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड लाइबिलिटीज में इतना इम्पैक्ट नजर आएगा। आप उसे क्वांटिफाई कर सकते हैं, आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप उसे डिस्क्लोजर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सॉर्ट ऑफ। तो आपकी एक्चुअल अजम्पशंस में अगर मैं मार्च क्वार्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, या अगर आपने एब्सेंस ऑफ लीव का प्रोविजन किया हुआ है, लोगों की लीव्स बाकी थी और आपको लग रहा था कि इस लीव के आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अभी आपने ये किया कोविड-19 की सिचुएशन में, जैसे अबू धाबी और दुबई के अंदर हुआ, कुछ ऑडिट फर्म्स ने बेसिकली एम्प्लॉइज को फोर्स लीव्स पर भेज दिया कि भाई आप घर जाएं, आप अपनी लीव्स अवेल करें। लीव्स के पैसे देने से, इनकैश करने से या उन्हें अगले पीरियड में कैरी करने से उन्होंने मना कर दिया, ताकि ऑफिस ज़ाहिर ऑपरेशनल कम, थोड़ा ऑपरेशनल हैसल भी कम होगा। उन्होंने फोर्स लीव्स पर लोगों को अपने अपने घरों पे भेज दिया कि जब ये पेंडेमिक की सिचुएशन खुलेगी तब आप वापस आ सकते हैं। तो वो सारी अकाउंटेबिलिटी आपको करके एक रिवाइज एस्टिमेट बनाने की जरूरत होगी जिसमें कोविड-19 के इम्पैक्ट नजर आ रहे हो, एक्चुअल अजम्पशंस रिवाइज हो रही हो, और वो सारे पे कट्स और पे रिडक्शन के इम्पैक्ट इसके अंदर मौजूद हो, सैलरी वगैरह के इम्पैक्ट मौजूद हो। फिर जाहिर है जब कंपनी रिकवर करेगी तो 1-2 साल तक इंक्रीमेंट नहीं देगी, वो इंक्रीमेंट की जो अप्रोप्रिएट अजम्पशंस है वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो, बोनसेस की अजम्पशंस वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो। फिर जो आज वर्कफोर्स चली गई है, क्या उतनी ही वर्कफोर्स मैनेजमेंट दोबारा हायर करेगी या अपने पे मतलब पे जो वर्कफोर्स स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, उनको कम कर देगी। दैट आल्सो यू नीड टू अकाउंट फॉर, वो भी आपने अकाउंट फॉर करना है, राइट। देन डेफर्ड टैक्स एसेट्स, अगर आपकी कोई अनयूज्ड टैक्स लॉसेस थे जिनकी लाइफ जो है वो 6 साल थी या 6 साल से कम थी, और आपको लग रहा था कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने की वजह से आप इन लॉसेस को रियलाइज कर लेंगे और आपने डेफर्ड टैक्स एसेट्स को बुक किया हुआ था, तो नाउ इज द टाइम व्हेन यू हैव टू रीइवैल्यूएट, when you have to develop sort of those forecasts and cash flows, and you have to sort of deep dive into those forecasts, and you have to sort of develop this fact, क्या मैं इन assets को realize कर पाऊंगा, क्या मैं इन deferred tax assets को use कर पाऊंगा। From that point of view, if they are usable, then you continue to recognize them.
बट इफ दे आर नॉट देन यू हैव टू ब्रिंग डाउन देम टू अ लेवल जहां तक आप प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में अपने अनयूज्ड लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन लाइफ टाइम यूजेबल होता है अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो उसके ऊपर शायद इतनी इम्प्लीकेशन ना हो, लेकिन ये देखना जरूर है कि क्या आपको प्रॉफिट होगा कभी या नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार प्रॉफिट नहीं होगा, या आप एक गोइंग कंसर्न वाले जुमरे में हैं कि आप एक आध साल भी कंटिन्यू नहीं पाएंगे, तो फिर आपको इन डेफर्ड टैक्स एसेट्स को लेट्स से रिवर्स करना होगा और फिर वो एक रियलाइजेबल मोड में नहीं रह सकते, राइट। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS 7। फ्रॉम IFRS 7 वी हैव टू सॉर्ट ऑफ डिस्क्लोज के फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने किस तरह की है, कैसे हमने लोन्स की अकाउंटेबिलिटी की है, किस तरह हमने जो है वो मार्केट रिस्क केटर किया है, करेंसी रिस्क केटर किया है, इनका कितना इम्पैक्ट है। IFRS 7 के जितने डिटेल डिस्क्लोजर्स हैं वो सारे रिवाइज होंगे विद द टर्म्स के आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपका करंट काइबोर लिया जाएगा जो अब रिवीजन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपकी करंट करेंसी फ्लक्चुएशंस और फोरकास्टेड करेंसी फ्लक्चुएशंस उसमें ली जाएंगी, जो करंट आपका क्रेडिट रिस्क है ECL का वो आप पूरा उसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे। तो IFRS 7 के भी तमाम डिस्क्लोजर्स को आपको एक दफा रिविजिट करना होगा और एक कन्वेंशनल तरीके से जिससे आप उन्हें प्रिपेयर कर रहे थे, शायद उनसे बियॉन्ड जाकर आपको एक पिक्चर जो करंट पिक्चर है वो एक बेहतर तरीके से नुमाया करनी होगी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो दैट इट मे बिकम यूजफुल फॉर द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी ऑडिटिंग की कंसिडरेशंस के ऊपर कि व्हाइल कंडक्टिंग योर जी लास्ट स्लाइड में एक चीज कंफर्म करनी थी, वो ये कि IFRS 15 से आपने करंट तो क्लियर कर दिया कि करंट में अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कस्टमर पे करने की कंडीशन में नहीं है तो मैं उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करूंगा। लेकिन अगर पेंडेमिक से की बात करूं, मैंने कस्टमर को चीजें दी जब चीजें सही थी, रिसीवेबल 1 महीने के बाद का था और रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के बाद वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आया है, तो फिर उस रेवेन्यू को क्या कर रिवर्स करूंगा या फिर बेटर रिकॉर्ड करूंगा? ECL एक्सपेक्टेड क्रेडिट जो अलाउंस हम बुक करते हैं, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बुक करते हैं, उसकी असेसमेंट करोगे, रेवेन्यू रिवर्स नहीं होगा। सही है ठीक है। अब हम हमारी ऑडिट कंसिडरेशंस के ऊपर कि इन सारी चीजों में आपको ऑडिट को किस तरीके से कंसिडर करते हुए चलना है, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, बिकॉज दैट इज द टाइम जहां पर हम चीजों को प्लान करते हैं। इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ी इंप्लीकेशन नहीं है, मैं बिल्कुल स्टार्ट से लेकर चल रहा हूँ। इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत बड़ी इंप्लीकेशन नहीं है, मे बी आपके क्लाइंट्स उसी तरीके से इंटैक्ट रहेंगे आपके साथ, अनलेस आपका बिजनेस लिक्विडेट हो जाता है तो ऑडिट आपके हाथ से चला जाएगा, लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो कंटिन्यूड रहेंगे, बट उनकी प्लानिंग में ड्रास्टिक चेंज आएगा। आप वही 80-20 परेटो प्रिंसिपल लगाएंगे प्लानिंग में, वो एरियाज फोकस करेंगे जो कोविड की वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। कोविड की वजह से जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं उनकी प्लानिंग, उनकी रिस्क असेसमेंट रिवाइज होगी, देखा जाएगा कहाँ पे कितना इम्पैक्ट आता है, ठीक है। फिर उन इम्पैक्ट को आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में डेवलप करेंगे। कल तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बिजनेस को लेकर शायद कुछ और थी, अब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिवैम्प करना है। अब आपको ये देखना है कि कितना ये प्रोडक्ट कंटिन्यू होगा, कितना फला प्रोडक्ट कंटिन्यू होगा, कितने ले ऑफ्स आएंगे, कितनी रिस्ट्रक्चरिंग होगी, क्या मैनेजमेंट की फिलॉसफी, अब अगला ऑपरेटिंग स्टाइल क्या होगा, अगला किस तरीके से मैनेजमेंट डील करेगी सिचुएशन को, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है, क्या कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं, एवरीथिंग यू हैव टू लुक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि अब कंपनीज क्या करने वाली हैं, उनके फ्यूचर को जो है आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे थ्रू देयर लेंसेज, और फिर आप अपने लेंसेज से इवैल्यूएट करेंगे कि क्या वो अंडरस्टैंडिंग सॉर्ट ऑफ एक प्रॉपर डायनेमिक्स बनाती है या नहीं बनाती। That's one of the profound factors, right? फिर प्लानिंग के बाद जो आपकी अगली कंसिडरेशन आती है वो आती है कि भाई ये प्रोसीजर्स कौन से किए जाएंगे। गोइंग कंसर्न असेसमेंट मैनेजमेंट ने की है, आपको चेक करना है। ECL असेसमेंट मैनेजमेंट ने की है, आपको चेक करना है। बजट्स फोरकास्ट मैनेजमेंट ने बनाए, आपको चेक करना है। इंपेयरमेंट टेस्टिंग मैनेजमेंट ने की है, आपको चेक करना है। डिस्काउंट रेट्स मैनेजमेंट ने अस्यूम की है, आपको उन्हें चेक करना है। इन सब के लिए अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स शुड बी इन प्लेस, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज शुड बी इन प्लेस। आपको एक FSLI की अंडरस्टैंडिंग की बेस पर ये देखना होगा कि आपको कौन से ऐसे स्पेसिफिक टू द सिचुएशन प्रोसीजर्स करने हैं। लेट्स से अगर डिस्काउंट रेट्स हैं तो उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग आप चेक करें। लेट्स से अगर फोरकास्ट बजट्स हैं तो वो कैश कितना वॉलेटाइल है इसको आप चेक करें। कितनी प्रोबेबिलिटी मैनेजमेंट ने वर्स्ट केस के लिए, कितनी प्रोबेबिलिटी मैनेजमेंट ने बेस्ट केस के लिए, कितना किस केस को वेटेज दी है, कौन से कस्टमर को स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज किया है, कौन सी मशीनरी को स्पेसिफिकली इंपेयर किया है, कौन से प्रोडक्ट कंटिन्यू करने का प्लान है, कौन से प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करने का प्लान है। इस तमाम एरिया को आपने रिलेटिवली अकाउंट फॉर करना है और हर रिलेटेड रिस्क का आपने एक रिस्पांस डिजाइन करना है इस तरह से कि आप मैनेजमेंट की उन अजम्पशंस को, मैनेजमेंट की उन प्लान्स को, मैनेजमेंट की उन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को, मैनेजमेंट की उन जजमेंट्स को, मैनेजमेंट के उन फ्यूचर प्लान्स को कैटर कर सकें
उन्हें रिजॉल्व कर सकें और फिर उन्हें पर्टिकुलर तरीके से टेस्ट कर सकें। फिर आपको एविडेंस के बारे में भी उसी तरीके से सोचना होगा। जैसा अभी किसी ने कहा कि सर लीगल इम्प्लीकेशंस एम्प्लॉय केसेस में आ सकती हैं, तो दैट इज द पॉइंट। आपको देखना होगा कि कंपनी के लॉयर्स का क्या व्यू है, क्या एम्प्लॉयज लीगल केसेस करेंगे, अगर करेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी को पेमेंट करनी पड़ जाए, दैट यू नीड टू अकाउंट फॉर। लॉयर कन्फर्मेशन के ऊपर आप बहुत रिलाई करेंगे। बैंक कन्फर्मेशन में कैश एंड बैंक बैलेंस से ज्यादा आपका फोकस लोन के ऊपर होगा कि कितनी लोन अरेंजमेंट्स हैं, कौन सी सिक्योरिटीज हैं, कहाँ मॉर्टगेज है, किधर किधर सिक्योरिटी प्लेज की हुई है, कौन कौन से एसेट्स प्लेज हुए हैं बैंक के साथ। लोन के अग्रीमेंट्स जो कभी हम शायद इतने गौर से नहीं पढ़ते थे और देख लेते थे कि बैंक ने लोन दे दिया, कंपनी के बैंक में पैसे आ गए, अकाउंट में पैसे आ गए, लाइबिलिटी में खड़े हुए, बस इतना चेक कर लेते हैं बाबा कि करंट मैच्योरिटी सही है और नॉन करंट जो है मैच्योरिटी सही कैलकुलेट हुई हुई है। लेकिन अब आपको उन अग्रीमेंट्स के एक एक क्लॉज को पढ़ना होगा सो दैट यू कैन डिटरमिन कि कौन सा प्रोसीजर, लेट्स से कौन सी कंडीशन जो वो मीट हुई है और कौन सी कंडीशन मीट नहीं हुई है। अगर मीट हुई है, लेट्स से मीट नहीं हुई है, तो वो रिपेबल ऑन डिमांड यानी कि करंट लाइबिलिटी बन रहा है या नॉन करंट बन रहा है। अगर बैंक के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है उसकी नौयत क्या है, कोई रिस्ट्रक्चरिंग हुई है लोन की तो उसकी नौयत क्या है, आपको एक एक चीज कीनली देखनी होगी। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग प्रोसेस है, यानी जो ईयर एंड एडजस्टमेंट्स हमने की है वो किस तरह से की है, कौन कौन सी असम्पशंस उसके अंदर शामिल है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन देखनी होगी आपको कि भाई नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो था, लेकिन नॉन एडजस्टिंग इवेंट के साथ अगर उसका इम्पैक्ट मटीरियल था तो क्या उसका डिस्क्लोजर भी हमने प्रेजेंट किया या नहीं किया। फ्रॉम अ डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ऑल दोस पॉइंट ऑफ व्यूज आप अपने प्रोसीजर्स को टेलर करेंगे और आपका फोकस सबसे ज्यादा उन चीजों पे होगा जिनकी वजह से एफएसएलआईज बैडली अफेक्ट हुए हैं ड्यू टू कोविड-19 इम्पैक्ट। फिर आ जाती है हमारी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वाली बात। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बहुत सारे मैनेजमेंट ने यूज किए होंगे, उनको आपको अकाउंट फॉर करना है। चेंजेस टू रेगुलेटरी फैक्टर्स दैट में अफेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, यानी आपकी गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस लिए हैं, वेदर असम्पशंस आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस, जो बात मैनेजमेंट कर रही है कि कल को हम इतने गुड्स बेच देंगे, हम उतने गुड्स बेच देंगे, क्या इस तरह की चीजें होंगी भी। आपको कुछ वेबसाइट्स इस तरह की इस्तेमाल करनी होगी, statista.com है, स्टेटिस्टिक्स के लिए है, इकोनॉमिस्ट की मैगजीन्स हैं, कुछ इस तरह की पर्टिकुलर पब्लिकेशंस हैं जिनको यूज करके आपको देखना होगा कि एक्सपोर्ट की क्या कंडीशन रहेगी, इंपोर्ट की क्या कंडीशन रहेगी, कंपनी के सप्लायर्स कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, फला रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा या नहीं होगा। फ्रॉम अ बिजनेस डिस्ट्रप्शन एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान पॉइंट ऑफ व्यू आपको इन तमाम एस्टिमेट्स को वैलिडेट करना होगा। मे बी थ्रू इंटरनेट आपको रिसर्च करनी पड़े, मे बी आपको मल्टीपल मीटिंग्स करनी पड़े मैनेजमेंट के साथ इन हाउस, मे बी आपको बहुत सारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स का जायजा लेना पड़े। आपको इस तरह के तमाम चीजों को अकाउंट फॉर करना होगा। दैट इज सॉर्ट ऑफ गोइंग टू sort of create an impact कि आपको कौन सा प्रोसीजर करना चाहिए और किस तरीके से उसे evaluate करना चाहिए। All these estimates need to be accounted for and need to be backed up by particular evidence and particular supporting documents. अगर आपके पास reasonable assumptions और वो चीजें जो उसका पार्ट बन रही हैं, those things should also make sense out of it. वो सेंस भी बनाए। आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा, नॉट ओनली अ टिक पॉइंट ऑफ व्यू कि एविडेंस मिल गया आपने टिक लगा दिया। मैनेजमेंट कह रही है कि भाई हम जो है वो अगले 10 दिन में चांद पर चले जाएंगे, तो आप ये देखें क्या वो चांद पे जाना करंट सर्कमस्टेंसेस में पॉसिबल नजर आ भी रहा है या नहीं। आज मैनेजमेंट 2000 टन वॉल्यूम नहीं बेच पा रही और कह रही है कि हम 30,000 टन का अगले साल में टारगेट अचीव कर लेंगे। सो क्या इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि ये इतने आराम से ये चीजें हो जाएंगी? नो, दैट इज नॉट, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो आपको तमाम असम्पशंस के लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर्स डिजाइन करने होंगे। शायद आपकी अकाउंटिंग की जो ऑलरेडी ऑडिटिंग की जो लाइब्रेरीज हैं जो आपकी करंट लाइब्रेरीज हैं जो आप यूज कर रहे हैं, जो भी आपकी केपीएमजी की अपनी प्रोसीजर लाइब्रेरी है, डेलोइट की अपनी प्रोसीजर लाइब्रेरी है, पीडब्ल्यूसी की अपनी प्रोसीजर लाइब्रेरी है, उन लाइब्रेरी से शायद थोड़ा सा हटके आपको सोचना पड़े। आपको शायद थोड़ा सा हटके इसको इवैल्यूएट करना पड़े कि यार ऐसा तो नहीं कि कोई प्रोसीजर मुझे यहाँ पे कर लेना चाहिए फॉर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर द सपोर्टिंग एविडेंस, दैट नीड्स टू बी अकाउंटेड फॉर। और जितना हो सकता है हमें उन एस्टिमेट्स पे रिकैलकुलेशंस परफॉर्म करनी चाहिए, हमें सेंसिटिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए फ्रॉम एन ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैनेजमेंट कह रही है कि हम इतना रेवेन्यू अचीव कर लेंगे या इतना प्रॉफिट अचीव कर लेंगे, तो यार कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको अगर मैं मूव करूं तो ये प्रॉफिटेबिलिटी ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी? क्या वो रेवेन्यू का नंबर है? क्या वो कॉस्ट का नंबर है? क्या वो किसी रॉ मटेरियल की प्राइसिंग है? क्या वो इंटरेस्ट कॉस्ट का अमाउंट है? क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर एक्सपेंसेस हैं? या वो सेलिंग नेचर एक्सपेंसेस हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस है जो मुझे मैसिव क्वांटम में करने पड़ेंगे सो दैट आई ब्रिंग सेल्स इनटू द होम। अगर मैनेजमेंट ने रेवेन्यू में assumptions डाल दी that we are going to increase revenue for the next year, but they've not put adequate assumptions in terms of selling expenses, तो वो आपस में correlation नहीं बनता। You need to establish that correlation and sort of that mathematical connection or logical connection between these two line items कि आज मैनेजमेंट कह रही है, let's say आज 2 लाख की कैपेसिटी है मैनेजमेंट की प्लांट पे ऑपरेट करने की, प्रोडक्शन कैपेसिटी फुल कैपेसिटी 2 लाख है, बट 80% पे मशीनरी चलती है, जरा लेबर ब्रेक लेता है, हॉलीडेज आते हैं, ईद के दिन होते हैं, ऑफ डेज होते हैं, मेंटेनेंस शटडाउन होता है,
1,60,000 टन की क्वांटिटी जो है वो अचीव होती है, 2 लाख टन की क्वांटिटी नहीं अचीव होती है, और मैनेजमेंट आपसे कह रही है कि मैं 2 लाख टन बेच दूंगी. हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या आप बाकी मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, बाकी फिनिश गुड्स इंपोर्ट करेंगे? यू हैव टू कम अप सॉर्ट ऑफ विद दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, और आपको इस तरह की बात पूछनी होगी उनसे, और रिलेटिवली उनसे एविडेंस लेना होगा कि अगर आप ये बात कर रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है. आपकी कैपेसिटी अगर इतनी नहीं है तो आर यू गोइंग टू ऐड कैपेसिटी? अगर आप कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं तो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ है, फिर उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाएं. अगर आप कह रहे हैं कि भाई आप फ्यूचर में इतनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लेंगे तो उसके लिए लोन मिलेगा या नहीं, ये बताएं. लोन कैसे मिलेगा? क्या आप राइट इशू करेंगे? क्या आप जो है वो शेयर इशू करेंगे मजीद? क्या आप इन्वेस्टमेंट्स जो है वो प्रेफरेंस शेयर से जनरेट करेंगे? यू हैव टू लुक इनटू ऑल दीज फैक्टर्स. एक एक फैक्टर को आपको कीनली मेजर करना है कि कौन सी वो फाइनेंसिंग अजम्पशंस हैं, कौन सी वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की अजम्पशंस हैं, कौन सी वो सेल्स की अजम्पशंस हैं जो मैनेजमेंट ने बिल्ट इन की हैं. रादर देन उस एक्सेल की स्प्रेडशीट के ऊपर नंबर टाई हो रहा है या नहीं हो रहा, इससे ज्यादा हमें इस चीज को लुक इनटू करना होगा कि वो नंबर्स बने कैसे हैं. We have to sort of deep dive in those amounts जो उससे formulate कर रहे हैं, and we have to sort of deep dive in those methodologies or say that mindset or that thought process that they've used while developing those assumptions. ये आपने particularly जो इसको account for करना है during your audit, right? इसके बाद आ जाता है subsequent events. कोई event adjusting है नहीं है, इसकी particular आपने assessment करनी है. गोइंग कंसर्न में कौन कौन से सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं जो अकाउंट फॉर हो गए? क्या मैनेजमेंट ने ऑथराइजेशन तक, जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज नहीं होते तब तक सारे इवेंट्स अकाउंट फॉर कर लिए? क्या आपने जब तक ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं होती तब तक के सारे इवेंट्स अकाउंट फॉर कर लिए? आर यू अवेयर ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशंस? आर यू अवेयर ऑफ द करंट अफेयर्स गोइंग ऑन इन द मार्केट? आर यू अवेयर ऑफ द करंट डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग इन द मार्केट? यू हैव टू मेक श्योर सॉर्ट ऑफ कि ये तमाम चीजों को आप टिक ऑफ कर रहे हैं और आप देख रहे हैं. उसके बाद आप असेस कर रहे हैं कि कौन से सब्सिक्वेंट इवेंट का कितना इंपैक्ट है. यू हैव टू कंसीडर शिफ्टिंग योर रिपोर्टिंग डेडलाइंस, और जो रिपोर्टिंग डेडलाइंस आपकी शिफ्ट होती हैं, फिर जहां पे वो शिफ्ट हो रही है वहां के सारे इवेंट्स को आपने अकाउंट फॉर करना होगा. और जितनी इस तरीके की अकाउंटेबिलिटी इवेंट्स की एडजस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉन एडजस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबको देखना है. फिर अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो मैनेजमेंट उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर दे रही है या नहीं दे रही. अगर कोई एडजस्टिंग इवेंट है तो उसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी और उसका इंपैक्ट ले रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या नहीं ले रही. दैट यू हैव टू मॉनिटर एज वेल. फिर इस तरह के जितने मटेरियल सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं रिलेटेड टू कोविड-19, ये तमाम के तमाम अप्रोप्रिएटली एड्रेस हुए या नहीं हुए, दैट यू हैव टू अकाउंट फॉर, राइट. फिर इसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो हमारी ऑडिट कंसिडरेशंस में ग्रुप ऑडिट्स में आपने ये देखना होगा, या गोइंग कंसर्न में आपने ये देखना होगा कि मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट गोइंग कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू से की है, is that assessment holding valid or not? Is that assessment sort of making sense out of the business environment that the company is operating in? क्या वो business environment के हिसाब से sense बनाती है? Are management having so optimistic assumptions या बहुत pessimistic assumptions हैं, या एक base case scenario इस तरह से बना हुआ है जिसके अंदर दोनों की probabilities को साथ में account for किया हुआ है? You have to sort of account for, और आपको eventually उसे measure करना है कि वो going concern सही तरीके से assess हुआ है या नहीं हुआ है. अगेन वही वाली बात, उस इम्पेयरमेंट असेसमेंट को, उस गोइंग कंसर्न असेसमेंट को, उस ईसीएल असेसमेंट को आपने इस तरह असेस करना है जैसे आपका अपना बिजनेस है. आपने इस तरह सोचना है जैसे आपकी वो अपनी एंटिटी है. आज जो बात मैनेजमेंट कर रही है, अगर आप सीईओ की टेबल पर सीट पर होते, या आप अगर कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट होते, तो क्या आप इस चीज की पॉसिबिलिटी देखते? वो कौन से सवालात हैं जो आपके जहन में उठते? दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट, और आपको इन सबको इवैल्यूएट करना होगा. एंड यू हैव टू कम अप विद द कॉम्प्रिहेंसिव थॉट प्रोसेस which you need to take into account, जिसकी बेसिस पर आप गोइंग कंसर्न को असेस करें. फिर अगर ग्रुप ऑडिट आप करने जा रहे हैं तो ग्रुप ऑडिट में भी जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं, प्रोसीजर्स हैं, कंपोनेंट ऑडिटर्स, उनकी एबिलिटी, क्या वो ऑडिट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, टाइम पर करेंगे, उनके डिलीवरेबल्स कब आएंगे, सब्सिडरीज के ऊपर क्या इंपैक्ट आया है, सब्सिडरीज की अकाउंटिंग इंपैक्ट हमें अपनी लेट्स से अकाउंटिंग के अंदर कितना ले लेना है, पेरेंट कंपनी पे क्या क्या इंपैक्ट आएगा उसका, वो आपको एक ओवरऑल लेवल पे अकाउंट फॉर करना है. इसके अंदर ये भी आ जाता है कि सब्सिडरीज के प्रॉफिट कट डाउन की वजह से उनकी मटीरियलिटी रिवाइज हो रही है. ग्रुप कंपनी में पेरेंट कंपनी की प्रॉफिट कट डाउन की वजह से ग्रुप मटीरियलिटी रिवाइज हो रही है, तो आपने ग्रुप मटीरियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपोनेंट मटीरियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीजों को इवैल्यूएट करना है. फिर आप कंपोनेंट पे कैसे प्रोसीजर्स डिफाइन करेंगे? आप ग्रुप ऑडिटर होने के नाते कंपोनेंट ऑडिटर्स को कौन कौन से वो प्रोसीजर्स मैंडेटरी बोलेंगे कि जो उन्हें करने हैं फॉर इवैल्यूएटिंग द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19. फिर जो असेसमेंट गोइंग कंसर्न की होने जा रही है सब्सिडरी की, वो आप कैसे चेक करेंगे? आपको वन बाय वन इन तमाम प्रोसीजर्स को सॉर्ट ऑफ डेवलप करना है, और इन तमाम प्रोसीजर्स को यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट. देन आ जाता है हमारा ओपिनियन. ओपिनियन के ऊपर दो बड़ी चीजें दैट यू हैव टू कंसीडर, की ऑडिट मैटर एंड एम्फेसिस पैराग्राफ्स. की ऑडिट मैटर में कौन सी चीज आनी है, कैसे आपने उसे कैटर किया, कौन से प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किए, वेल डिफाइंड तरीके से आए, कोविड-19 का इंपैक्ट उसमें शामिल होना चाहिए.
किसी डिस्क्लोजर को, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे ऐसे डिस्क्लोजर्स होंगे जिन पर अगर एम्फेसिस ऑफ मैटर देना चाहते हैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर आएगा। गोइंग कंसर्न में अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है, जीसी पैराग्राफ किस तरीके से ड्राफ्ट होगा, दैट यू हैव टू अकाउंट फॉर। अगर आपकी ऑडिटिंग अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कोई चीज है जो आपने ग्रुप ऑडिट कंसिडरेशन में अकाउंट फॉर की है, देयर इज समथिंग व्हिच यू नीड द यूजर टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द ओवरऑल ऑडिट मेथोडोलॉजी, आप अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर उसे इंक्लूड करेंगे। एंड यू हैव टू सॉर्ट ऑफ इंक्लूड every possible impact that needs to be there in your audit report so that the user may understand कि आपने ऑडिटिंग किस लिहाज से की है। देखिए, आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए आपके प्रोसीजर्स की, और वो रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए इस बात की कि आपने कोविड-19 को किस तरीके से केटर किया है, वो उस बात की रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए। फिर अगर मैनेजमेंट कोई एनुअल रिपोर्ट या साथ में अगर कोई अदर कंसिडरेशंस, अदर इन्फॉर्मेशन इस तरह की कोई चीज इशू कर रही है, कोई और डॉक्यूमेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनता है, आपने उसे भी गौर से पढ़ना है। ऐसा तो नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक चीज डिस्क्लोज अलग तरीके से हुई है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में एक चीज डिस्क्लोज जो है वो अलग तरीके से हुई है। तो दोनों एतबार से आपने इस चीज को अकाउंट फॉर करना है, दोनों एतबार से आपने जो है इस चीज को केटर करना है। And from that point of view, starting from your risk assessment to your performance, to the evaluation of your evidence, and to the level of your reporting, and to the level of reporting on the other information, you have to take every factor into account. और आपने देखना है कि आपकी रिपोर्ट उसकी रिफ्लेक्टिव हो रही है या नहीं हो रही, right? So that's about the auditing considerations. यहाँ तक हमारी auditing considerations जो है वो मुकम्मल हुई। SRO का एक पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया था, मैं SRO ग्रुप पर आप लोगों के साथ वो शेयर कर लूंगा ICCP का। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, एनी काइंड ऑफ कमेंट यू हैव टू कम अप विद, एनी काइंड ऑफ फीडबैक यू आर गोइंग टू ऑफर, मोस्ट वेलकम। सर एक और क्वेश्चन था, वो ये कि एसबीबी का जो रेट 11 से जो 9 हुआ है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? उसका अगर थोड़ा सा काइबोर का, जी 9% काइबोर जो का हो क्या गया। इम्पैक्ट होगा? देखो, अगर तुमने अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल के तहत कहीं पर कोई, या लीज के अंदर, लेट्स से लीज के अंदर तुमने बिल्ट इन रेट किया होगा ना, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, जो लेसी का बोरिंग रेट हम बिल्ट इन करते हैं, उस बोरिंग रेट के ऊपर तुमने देखना होगा कि अगर तुम कोई रिवाइज लीज असेसमेंट कर रहे हो, मॉडिफिकेशन वगैरह की, या वैसे भी अगर तुम रेट के हिसाब से देखो तो तुम्हारे काइबोर रिवाइज हो जाएंगे। एक और प्रैक्टिकल इशू जो इंडस्ट्रीज को आ रहा है इसके ऊपर, 3 इयर्स काइबोर इतनी आसानी से इस वक्त अवेलेबल नहीं है। 1 ईयर काइबोर की बेस पर डिस्काउंटिंग हो रही है, क्योंकि हम फोर्सी नहीं कर पा रहे इस वक्त कि अगले 1 साल में ये चीज हैंडल होगी, 6 महीने में वैक्सीन आएगी, साल में वैक्सीन आएगी, 1.5 साल में सिचुएशन बेहतर होगी। बहरहाल दिस इज द न्यू नॉर्मल नाउ, बहरहाल दिस इज द न्यू नॉर्मल एंड दिस इज द न्यू सिचुएशन। तो लीज की असेसमेंट करते वक्त, या इस तरह का कोई कन्वर्टेबल बॉन्ड है, या इस तरीके की कोई और लेट्स से आपने कोई सिक्योरिटी वगैरह में इन्वेस्टमेंट की है जिसकी आपने डिस्काउंटिंग की है, तो डिस्काउंट रेट को इवैल्यूएट करते वक्त आपको अपने काइबोर को, आपको अपने एसबीबी के रिस्क फ्री रेट को अकाउंट फॉर करना होगा। सही। बाकी सर आई मस्ट से कि प्रेजेंटेशन भी ऑसम, और माशाल्लाह रोजी का इतना बोलना बहुत जबरदस्त। जज़ाकल्लाह। चलिए, थैंक यू सो मच। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। और कोई सवाल? जी सर, एक चीज पूछना चाह रहा था सर, जैसे हमारे ऑडिट मेथोडोलॉजी के अंदर हम टीओसीज और टीओडीज दोनों साथ कर रहे होते हैं, तो हमारे टीओसीज, तो हम टीओडीज और हमारे टीओसीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? मतलब हम टीओसीज को कम कर देंगे, टीओडीज? एक्सीलेंट क्वेश्चन, वेरी राइट। मैं इस पॉइंट को केटर नहीं कर पाया ड्यूरिंग माय प्रेजेंटेशन, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी एज वेल। इसके हवाले से मेरा वर्डिक्ट ये है कि देखें, जो एरियाज कोविड-19 के हिसाब से इम्पैक्ट हुए हुए हैं, वहाँ पर तो आप कंट्रोल्स पर रिलाई नहीं कर सकते। खास तौर पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का अगर आप ऑडिट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी असेसमेंट्स करना पड़ेंगी, बहुत रिगोरसली, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा ढंग से, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर देखना होगा। वहाँ पर आप कंट्रोल्स पे या मैनेजमेंट के बनाए हुए प्रोसेस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, फॉर नॉर्मल रेवेन्यू रिकग्निशन वगैरह का फैक्टर आपने ये देखना है कि क्या कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर मौजूद है, आर देयर एनी रीजंस फॉर द मैनेजमेंट टू कमिट फ्रॉड। अगर कहीं पर कोई ऐसा फ्रॉड रिस्क फैक्टर मौजूद है या फ्रॉड एलिमेंट मौजूद है, किसी असेशन के अंदर आप फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, देन आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की तरफ नहीं जा सकते, आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स की तरफ रिजॉर्ट करना होगा। लेकिन वो लाइन आइटम्स कंपैरेटिवली जहाँ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आया, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स की डिस्पोजल की अकाउंटिंग होती है, जैसे कि स्क्रैप सेल्स की अकाउंटिंग होती है, जैसे कि करंट लायबिलिटीज की रिकग्निशन होती है, जिस तरीके से इंटरेस्ट एक्सपेंस को अकाउंट फॉर करना होता है, तो फिर वहाँ पर आप अभी भी कंट्रोल्स पे रिलाई रिलेटिवली कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और चीज के हमारे जो आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स और जेआईटीसी, उसके ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना सच? तो आईटी एप्लीकेशंस या जेआईटी कंट्रोल्स, हाँ बिल्कुल उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, अनलेस टेक्नोलॉजी में कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाए। अनलेस आप एक टेक बेस्ड कंपनी है, या आपकी कंपनी की इवैल्यूएशन में, ऑपरेशंस में टेक का बहुत बड़ा रोल है, अब चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए आपको टेक की तरफ जाना है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देते हैं। लेट्स से मैनेजमेंट आज देखती है कि भाई हमारे गुड्स फिजिकली तो बिक नहीं रहे, डिलीवरी चलाओ, डिलीवरी शुरू करो। एक वेबसाइट बनाई, वेब पोर्टल बनाया,
अब वो वेब पोर्टल जो उन्होंने बनाया उसकी कॉस्ट वगैरह सारी डेवलपमेंट में क्लासिफाई होगी, वो उसे इन्वेंटराइज मतलब कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटलाइज करके उसकी यूजफुल लाइफ असेस करेंगे और उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को दे आर गोइंग टू ब्रिंग इनटू देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन नए सॉफ्टवेयर्स को और उन नए प्लेटफॉर्म्स को असेस करना होगा कि वहां पर आप कंट्रोल्स को सही समझ पाए हैं या नहीं, सिस्टम्स की आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं। अगर मैनेजमेंट ने ई कॉमर्स मॉडल सर्कुलेट किया और अब उस ई कॉमर्स मॉडल के थ्रू मैनेजमेंट रेवेन्यू बुक कर रही है, तो आपको अपने कंट्रोल्स की असेसमेंट में उस नए सिस्टम की असेसमेंट करना जरूरी होगी। All right, sir. All right. Right? Any other question? ठीक है जी। जिस ग्रुप का पार्ट है व्हाट्सएप ग्रुप का, क्लास की चलें याद जी, आ थैंक गई। यू सो मच। व्हाट्सएप पे जो है वो फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा और इम्प्रूवमेंट्स पॉइंट्स खास तौर पर बताइएगा जहां पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मैं इंशाल्लाह इस तरह के सेशंस करता रहूंगा एंड वील स्टे इन टच इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर बेयरिंग विद मी, थैंक यू सो मच।